हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो उसके पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोगों को ढेर सारा प्यार, जल्द से जल्द आ जाइए। सब लोग को गुड इवनिंग बाबू। आज हम मिले हैं 2 से 3 दिनों के बाद मिले हैं आपसे। बहुत ही ऐसा लग रहा है अरसा गुजर गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं, हम मिल गए हैं। आज से आपकी क्लासें डेली चलेंगी फिर से। जो दिक्कतें आ रही थी 2 दिन, बहुत ज्यादा समस्याएं थी, टेक्निकल इशू था, सारे प्रॉब्लम थे, वो प्रॉब्लम को दूर किया गया, कैसे भी करके हल किया गया। और आज से क्लासें आपकी रन कर रही हैं। आपको 2 क्लासें मिली भी होंगी, हिंदी की और बायो की मिल चुकी होंगी। अब लास्ट क्लास है केमिस्ट्री की, और आज मैं केमिस्ट्री क्लास जो 10 बजे होती थी उसको पहले लेकर के आया हूं। उसका रीजन भी है, और क्लासें खाली थी इसलिए हमने कहा कि आज ये क्लास पहले दे दें, क्योंकि काफी दिनों से आपका इंतजार था। तो सब लोग आ जाएं। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे, राहुल वर्मा आ गए हैं, बहुत अच्छे, शिवम गुप्ता आ गए, भूमिका बच्ची आ गई है, विनय आ गए हैं, और कायरा बच्ची भी आ गए हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कृष्णा क्या लिखे हैं, कृष्ण आ गए हैं, और बेचारा आ गए हैं, बेचारा एलोन लवर आ गए हैं। चलिए, बहुत अच्छे, सब लोग जल्द से जल्द आओ। आज का टॉपिक जो आपका होगा उसमें कम से कम 2 दिन का लेक्चर होगा आपका। क्या है, आपकी कक्षा 11 के बच्चों के लिए जो टॉपिक चल रहा है, तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, द्रव्य की अवस्थाएं यानी कि स्टेट ऑफ मैटर्स, उसके बारे में जो स्टार्ट हुआ, पहला लेक्चर हुआ था, और दूसरा और तीसरा, आज का तीसरा शेड्यूल था, लेकिन मैं उसका दूसरा जो कल लेक्चर था नहीं हो पाया था, उसको आज मैं पहले पढ़ाऊंगा। उसके बाद आपका लेक्चर आज वाला होगा, उसके बाद जस्ट इसी वीडियो में आपके एक साथ होगा दोनों, यानी कि गैसीय अवस्था और गैस नियम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट आ जाओ सब लोग, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, और कॉपी और पेन लगा के धैर्य पूर्वक मन लगा के रहना। और काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना कि संख्या कम हो, जान लेना। आज 2 दिनों का दिलीप भी आ गए हैं, चलिए बहुत अच्छे, गूगल बॉय आ गए हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वंश फैन क्लब भी आ गए हैं। ओहो, आज 12 की क्लास, नो, आज संडे है ना। आज संडे के दिन किसकी क्लास होती है भाई? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आपकी 3 दिन क्लासें क्या होती है कक्षा 11 के बच्चों के लिए। और बाकी जो 3 दिन उधर आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वो 3 दिन क्लासें क्या होती है आपकी 12 की होती हैं। तो आज क्या है, संडे है, तो कक्षा 11 के लिए है। लेकिन गैस नियम आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गैस नियम 12 के बच्चे आ सकते हैं, 12 पास आउट भी आ सकता है। वो नियम आपका कंपटीशन में आता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए उसको आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं जैसा कि मैं कई बार कहता भी रहता हूं कि आपको जहां भी ज्ञान मिले, ये मत सोचना ये क्लास दूसरे का है, नहीं, किसी भी क्लास का हो, मिल रहा है। जो चीज आप नहीं जानते हैं उसके बारे में अगर कुछ अलग दिखाई दे रहा है तो आप उसे पढ़िए, आप उसे सीखिए, बिल्कुल। तो आइए फटाफट देखते हैं क्या होता है। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हाँ सही है। आदर्श बाबू आ गए हैं, बहुत अच्छे, आदर्श जी आ गए हैं, राहुल वर्मा आ गए हैं, कमलेश यादव आ गए हैं, बहुत अच्छे, रश्मि बच्ची आ गई हैं, बहुत अच्छे। हाँ, 10 बजे क्लास की टाइम है ना, टाइम बदल दिया मैंने आकर के, 8 बजे कर दिया, 10 बजे क्या है, आज क्लास पूरी खाली थी, कोई क्लास नहीं जा रही थी। जो शेड्यूल था वो हमारा ही था, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम। तो मैंने सोचा बच्चों को परेशान करना उचित नहीं है, डेली तो बच्चे आप लोग जगते ही हैं 12 बजे तक, आज क्यों ना जल्दी पढ़ा दिया जाए और आराम से खा पी करके आप लोग सो जाइए। हाँ, मैथ की क्लास आज चलेगी, आज संडे है दिलीप बाबू, आज संडे है, संडे वीकेंड छुट्टी होती है ना, हफ्ते की छुट्टी होती है सर जी की, इसलिए आज नहीं चल पाएगी। चलिए, आज की चौपाल नहीं लग पाई, ओहो ये बात है, चिंता मत करो, अभी चौपाल हम चलते चलते कर देंगे। तो आप लोग पहला हेडिंग क्या डालेंगे, गैसीय अवस्थाएं। क्या भाई, गैसीय अवस्था है ना, गैसीय अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। गैसीय अवस्था, फटाफट आ जाओ, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या है भाई, आओ देखते हैं क्या है। आपको सबसे पहले इसी के बारे में समझना है। गैसीय अवस्था में क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ गैस के बारे में। क्या, सिर्फ और सिर्फ गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उनके कौन कौन से गुण होते हैं, क्या क्या होता है उसमें भाई, क्या नहीं होता है, क्यों होता है, आखिर होता है तो क्यों होता है, ये सारी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले एक बार केवल एक जवाब दे दीजिए आप लोग, क्या हमारी आवाज आपके कानों तक टकरा रही है अच्छे से, बताइए जल्दी से। हाँ चलिए जल्दी बताइए, क्या हमारी आवाज ठोस की वह अवस्था जिसमें आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है? आदर्श पांडे ने सही बताया। ये बताओ, क्या मेरी आवाज आपके कानों तक
सही से एकदम अच्छे से क्या टकरा रही है? अगर टकरा रही है तो बोल देना हाँ सर टकरा रही है, बिल्कुल टकरा रही है ना? ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड को देख ले, सही है, ये सही है, ये ज्यादा सही है, हाँ? इसमें हम थोड़ा अच्छे दिख रहे हैं। ठीक, यस सर, यस सर, यस सर, बिंदास गर्ल सर, टकरा रही है सर, एकदम रेडी है सर, सब कुछ सही है। चश्मा लगा ले क्या? आज लगा ही ले, चलो लगा लेते हैं भाई, जैसा चाहो। हो गया? चलिए, क्लियर? अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी गैसीय अवस्था में। गैसीय अवस्था में इसके कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। पहला पॉइंट तो आप बोलोगे कि भाई क्या होता है इसमें? इनके क्या है, गैस के आयतन आकार निश्चित नहीं होते हैं, बस। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, या द्रव्य की ऐसी अवस्था जिसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? गैसीय अवस्था या गैस कहलाते हैं। उनके कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। क्या अभिलाक्षणिक गुण होते हैं? तो आप लिखेंगे क्या? गैसों के अभिलाक्षणिक गुण। ओहो, शुक्रिया बाबू, इतने अच्छे तो नहीं लग रहे हैं, वैसे तो हैं पुराने। गैसों के अभिलाक्षणिक गुण, आइए देखते हैं। सबसे पहला हेडिंग इसके अंदर डालेंगे हम, गैसों के अभिलाक्षणिक गुण। गैसों के अभिलाक्षणिक गुण, है ना? गैसों के अभिलाक्षणिक गुण में आप सबसे पहला हेडिंग डालेंगे, ध्यान से सुनना। जो हाँ नहीं आए, आज 12 की वो सुमित सर की छुट्टी थी भाई, इसलिए नहीं आ पाए, चिंता मत करो उसके लिए, है ना? ठीक, सही है। आगे आओ, आगे आ जाओ। हाँ, गैसों के अभिलाक्षणिक गुण में सबसे पहले इनका प्रसारीय गुण। क्या? प्रसारीय गुण मतलब कहने का एक्सपेंडेशन पाया जाता है, इनके अंदर प्रसारीय गुण पाया जाता है। प्रसार कैसे होते हैं वो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग, प्रसार की क्षमता। क्या? ठीक, क्या डालेंगे हेडिंग हम? प्रसार की क्षमता। प्रसार की क्षमता, प्रसार की क्षमता। तो आप क्या बोलोगे? ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना, लिखना है आपको, बोलना है हमें। प्रसारीय क्षमता का मतलब क्या होता है? गैसों के कणों की गतिज ऊर्जाओं के कारण, क्या? गैसों की कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण क्या होता है? ये काफी तेजी से गति करते हैं और ये काफी दूर दूर तक फैल जाते हैं। अर्थात गैस का यह क्षमता, यह गुण क्या है? प्रसारीय गुण है। सीधा सीधा क्या बोलेंगे? गैसों की गतिज ऊर्जा या गैसीय कणों की गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण ये काफी दूर दूर तक गति करते हैं, अर्थात यह गुण प्रसारीय क्षमता कहलाता है। यह क्षमता जो है प्रसारीय क्षमता कहलाता है। तो ध्यान से सुनना भाई, जैसे कि आप गैस को देखते हैं, गैस इत्र है, परफ्यूम है, सेंट है, कुछ भी है, आप छोटी सी बॉटल में रखा हुआ है, उसको जैसे खोलते हैं उसके कण क्या होते हैं? काफी तेजी से गति करते हैं। तेजी से गति करने के कारण ही वो क्या होता है? काफी दूर तक फैल जाते हैं, फैलते हैं ना, फैलते हैं। तो वही कारण, वही क्या है? प्रसारीय गुण है। सीधा सीधा क्या है? वही प्रसारीय गुण है। क्या आपको समझ में आया? जल्दी से निखिल बाबू, क्या आपको समझ में आया सबको? चलिए जल्दी बताइए, क्या आपको समझ में आया? हाँ सर, आ गया समझ में, बिल्कुल। आगे, हाँ, फैलना, बिल्कुल। गूगल बॉय ने कहा सर फैलना, बिल्कुल फैलना है। आगे फिर क्या है आपका? संपीडता। दूसरा हेडिंग इसका क्या है? संपीडता, है ना? संपीडता, ध्यान से सुनना। कंप्रेसिबिलिटी, है ना? कंप्रेसिबिलिटी जो है। अब संपीडता का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। कंप्रेस करना। क्या? कंप्रेस करना। इसका मतलब सीधा सीधा है कि भाई गैस के जो कण होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, है ना? क्या? गैस के कण काफी दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण उनके बीच में क्या होता है? अंतरावकाश या अंतरावकाश काफी ज्यादा होता है। अतः इन्हें दाब लगाकर, क्या? प्रेशर दे करके, दाब लगा के, बल लगा के, क्या है? इन्हें कम दूरी में किया जा सकता है। इन्हें दाब लगा करके इन्हें ज्यादा दूरी से कम दूरी में किया जा सकता है। अतः गैस का यह गुण क्या कहलाता है? संपीडता कहलाता है। क्लियर? क्लियर हो गया? हिमांशु बाबू, रविंद्र जी, हाँ ठीक, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ?
हाँ चलिए, टाइम नहीं पता था, कोई बात नहीं, काफी बच्चे अभी। हाँ, कंप्रेसिबिलिटी, मनोज कुमार बिल्कुल आपने सही कहा। कंप्रेसिबिलिटी यानी आपका क्या है, जो क्या, संपीड़ितता। संपीड़ित का मतलब सीधा सीधा समझो, कंप्रेस करना। आप इंग्लिश मास्टर तो समझ गए हो ना, संपीड़ अगर नहीं समझ पाए इंग्लिश समझ गए, कंप्रेस, कंप्रेस कर देना मतलब कि कम दूरी में कर देना। तो कम दूरी में क्यों होगा, आप जानते हैं कि गैस के कण क्या होते हैं भैया, काफी दूर दूर होते हैं, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, दूर दूर होता है। तो दूर दूर होने के कारण उनके बीच में जगह ज्यादा है। अब क्या करेंगे हम, उन पर बल लगा करके, उनको दाब लगा करके, दाब दे करके, प्रेशर से, किसी भी प्रकार से उनको हम क्या कर सकते हैं, कम दूरी में कर सकते हैं। जाहिर सी बात है भाई, कोई बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, बीच में अगर ज्यादा दूरी है तो आप उन पर दोनों पे बल लगा के उनको दोनों को पास में ला सकते हो। लेकिन अगर ऑलरेडी दो लोग पास में हैं तो कितना बल लगा दोगे बताओ, बल लगा के दोनों चिपक के अंदर घुस तो जाएंगे नहीं, नहीं घुसेंगे। इसी कारण क्या है कि गैस के कण काफी दूर दूर होने के कारण इन गैस के कणों के ऊपर क्या है, बल या दाब लगाकर इन्हें कम दूरी में किया जा सकता है। अतः गैस का यह गुण क्या है, संपीड़ितता कहलाता है। क्लियर, आप बताओ क्लियर हो गया? चलिए सही है, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। फोर्स लगाकर उन्हें पास करना, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। आपने ये सुना होगा कि 1 किलो अगर गैस भरा जाए, गैस बॉटल में, सिलेंडर में 1 किलो गैस भरा जाए तो भी वो पूरे बॉटल में फैल जाएगा। अगर उसमें 2 किलो भरा जाए तो भी वो आ जाएगा, उससे पूरी बॉटल में फैला रहेगा। उसमें 5 किलो भरा जाए तो भी आ जाएगा। यानी कि आपने क्या किया कि जब हमें 1 किलो भरे तो वो पूरी बॉटल में फैला हुआ था। अब उस पर हम क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और बल लगा कर और लोगों को अंदर डाल रहे हैं। तो भाई जो दूर दूर थे वो पास पास हुए कि नहीं हुए, अर्थात कंप्रेस हुए कि नहीं हुए, हुए। इसका मतलब हम बल लगा करके, दाब लगा करके उससे क्या कम दूरी में कर सकते हैं। यही गुण जो है संपीड़ितता कहलाती है। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ी बाबा आ गए, अरे बाप रे, ये कौन आ गए भाई, नए लोग आए हैं। चलिए, विसरण जो आपका है डिफ्यूजन है ना, डिफ्यूजन डिफ्यूजन डिफ्यूजन। आइए देखते हैं क्या है अगला पॉइंट जो आपका है, डिफ्यूजन। तीसरा विसरण, क्या है, विसरण। ध्यान से सुनो, ये बेसिक चीजें हैं, जो कल का डिफिनीशन था ये कल वाला टॉपिक है, सब कुछ डिस्कस करने के बाद हम आगे चलेंगे। तो विसरण का मतलब डिफ्यूजन है। अब डिफ्यूजन क्या है, विसरण के कारण क्या होता है, गैस शीघ्र ही आपस में मिल जाते हैं। ध्यान से देखना, विसरण के कारण गैस जो है शीघ्र ही आपस में मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं, विसरण का मतलब वैसे तो होता है टूटना। टूटे जब होते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो उसी के कारण तो वो मिलते हैं। और जब ऑलरेडी वो जुड़े रहेंगे तो कौन टूटेगा, कौन मिलेगा। ध्यान से सुनना, मेरे कहने का मतलब यह है कि जो गैस के कण आपस में मिलते हैं, इसका मतलब है कि वो पहले से टूट चुके थे, है ना, पहले से वो टूटे हुए थे, पहले से वो दूर दूर थे, इसलिए वो क्या हो गए, आपस में आकर के मिल गए हैं। अगर कण हमारा, जैसे जैसे आपने दुनिया में जो दुनियावी प्यार होता है आपने समझा होगा, है ना, आपने समझा होगा। ये सपोज दैट कोई और है और ये सपोज दैट कोई और है, आपने समझा होगा, है ना, आपने समझा होगा। मैं कुछ बना दिया दूसरा, आप ध्यान से देखो। आपने ये दो लोग दूर दूर है, दूर दूर है, दूर दूर है, लेकिन जब ये दोनों लोग मिलेंगे तो क्या होगा भाई, पास पास आ जाएंगे, है ना, पास पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे ना, आ गए भाई, पास पास आ गए। तो पास पास जब आ गए ये लोग, तो कब आए, जब ये दूर दूर थे तब, जब ये टूटे थे, जब ये टूटे थे तो क्या हुआ, दूर दूर थे, और दूर दूर होने के कारण बाद में फिर क्या हुआ, इनका मिलन हुआ, इनका कॉम्बिनेशन हुआ, इनका मिलाप हुआ, जो भी हुआ, मिलने के बाद क्या पास पास आ गए। तो ऐसे हमारे पास गैस के कण है। अगर गैस का कण यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, यहाँ है, काफी दूर दूर है, तो ये क्या होगा, दूर दूर है तो भैया इनका मिलन होगा। इनका मिलन क्या होगा, इनका मिलन कहीं ना कहीं तो होना ही है, होना ही है ना, होना ही है। लेकिन कब होगा, जब ये दूर दूर रहेंगे तब होगा। और अगर ये ऑलरेडी एक साथ होते तो इन्हें मिलने की क्या जरूरत है दोबारा, ये तो पहले से मिले हुए हैं, इन्हें मिलने की क्या जरूरत है, ये पहले से मिले हुए हैं। तो ऐसे गैस के कण होते हैं भाई। कि विसरण का मतलब होता है क्या, कि टूट करके फैल जाना,
अगर ये विसरण है इनके अंदर, मतलब ये टूट रहे हैं, ये डिफ्यूज हो रहे हैं, ये फैले हुए हैं, तो इसी के कारण एक दिन क्या होंगे, ये लोग मिलेंगे। बस यही कहना चाहता है कि गैस में, गैस का जो एक दूसरे के कण का आपस में मिलन होता है वो डिफ्यूजन के कारण होता है, वो विसरण के कारण होता है। बस समझ में आया? क्या टॉपिक समझ में आया? चलिए, हाँ हाँ सर, एकदम बिल्कुल समझ में आ गया। जल्दी से शालू त्रिपाठी बच्ची, दीक्षा, क्या समझ में आया? सर बताइए ना, कल क्लास कब होगी? 10 बजे ही होगी। हाँ, सुबह की क्लास जो आपकी अच्छा ये वाली क्लास, एकेडमिक की क्लासें आपकी रात 10 बजे ही होगी पक्का। आज सिर्फ पहले हुआ, बाकी 10 बजे ही होगा और कोई दिक्कत नहीं। और सुबह जो जेई नीट की क्लास चलती है वो सुबह 10 बजे से ही होगा, ठीक। चलिए बहुत अच्छा कमलेश बाबू, क्लियर, समझ में आ गया। मैं 8 बजे से क्लास शुरू किया हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हो। ये बेसिक चीज़ें जो कल वाला टॉपिक था वो कल वाला टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं। चलिए हो गया, अगर हो गया तो फिर आगे क्या है, समांगी। अगला जो आपका है वो क्या भैया, समांगी। समांगी का मतलब क्या है, होमोजीनियस है। और ये समांगी का यानी कि गैसों का जो मिश्रण होता है वो वास्तव में समांगी ही होता है, समांगी मिश्रण होता है। अब समांगी कैसे होता है, समांगी का मतलब क्या होता है, अगर आपको वैसे समझाया जाए एक प्रकार से कि जनरली, कि जो आपको जल्दी से समझ में आ जाए, तो समांगी का मतलब होता है कि जब आपने दो घटक को, दो लोगों को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद जो एक नया उत्पाद आपका बनता है, जो नया प्रोडक्ट बनता है आपका, उसमें से केवल एक घटक दिखाई दे, एक घटक दिखाई दे। जैसे कहने का मतलब है कि आपने दूध और पानी मिलाया आपस में, दूध और पानी मिलाया आपने, और दूध और पानी मिलाने के बाद आपने देखा तो क्या दिख रहा है, सिर्फ दूध दिख रहा है। अब वो पतला दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, वो दूध दिख रहा है। तो क्या पता चला कि आपने मिलाया तो दो लोगों को, लेकिन दिखाई कितना दे रहा है, एक ही दिख रहा है। तो वो जो मिश्रण है ना वो समांगी मिश्रण होगा। ऐसे ही क्या होता है, चीनी पानी, चीनी पानी आपने मिलाया, मिलाने के बाद उसको सेक करने के बाद, उसको विलीन करने के बाद, उसको गलाने के बाद कुछ समय बाद आप देखते हैं पानी दिखता है, केवल रंग बदलता है थोड़ा सा, लेकिन पानी दिखता है, चीनी गायब हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जादू नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो मिश्रण बना हुआ है ना, ये समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें केवल एक घटक दिखाई देता है। ये हुआ। और अगर आप साइंस की भाषा से, विज्ञान की भाषा में अगर देखना चाहते हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है उसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल दैट इज इक्वल होते हैं दोनों एक दूसरे के, यानी कि विलेय और विलायक जो मिला रहे हैं हम, वो एक दूसरे के कण जो होते हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं, पूरी तरह से विलीन होते हैं, और दोनों के कणों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और कुछ नहीं सोचना है। लेकिन ये हुआ थ्योरी, और बाकी जो आप जानते हैं कि हाँ सर दो लोगों को मिला दिया जाए, अगर उसमें एक गायब हो जाता है, एक ही दिख रहा है, इसका मतलब जो मिश्रण बना हुआ है उसी मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसी को उठा करके आप गैस के ऊपर ले आओ। वायुमंडल में आपने देखा होगा ढेर सारी गैसें होती हैं, क्या आपको कोई गैस दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है, कोई गैस नहीं दिखाई देती है। इसका मतलब क्या होता है कि गैसों का मिश्रण ढेर सारा है, हमें सिर्फ और सिर्फ हवा लगती है तो महसूस होता है कि सर गैस है, लेकिन कौन सी गैस है ये नहीं पता है। तो क्या हुआ कि इसके हिसाब से क्या पता चला कि गैस सिर्फ गैस लगता है हमको कि ये गैस है। अब इसमें ढेर सारी गैसें मिली हुई हैं, इनका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ हमें हवा का एहसास होता है, गैस का एहसास होता है, कोई घटक नहीं दिखाई देता है। इसलिए इनका मिश्रण ऑलरेडी क्या होगा, हमेशा क्या होगा, समांगी होगा। गैसों का मिश्रण हमेशा समांगी मिश्रण बनाता है। क्लियर? क्लियर? जल्दी से, सही है ना? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चेंज कर दीजिए प्लीज। विनय बाबू कह रहे हैं सर 10 PM का। आपका नाम सुशीला बच्ची, किससे पूछ रहे हो? चलो हाँ, गैस ऑक्सीजन के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। ओ सही बात है, गैस मिश्रण है। जी सर, समझ में आ गया? ये बताओ जल्दी से, क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। विपिन यादव, चलिए क्लियर है। अब हम बात करते हैं घनत्व का। यस सर, क्लियर है। चलिए विपिन यादव, क्या भाई घनत्व, घनत्व के बारे में आपने घनत्व को भी डिस्कस किया होगा। इसका घनत्व होता है कि नहीं होता है? घनत्व के बारे में अगर देखा जाए तो घनत्व के बारे में आप तो जानते हैं, घनत्व क्या होता है, है? किसी एकांक आयतन में जितना द्रव्यमान होता है वही उसका घनत्व होता है। इसका मतलब है कि आपने पढ़ा था घनत्व D बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान बटे आयतन।
द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है ना। तो ये बताओ गैस के कण जब दूर दूर होते हैं तो उनमें आयतन होता है, कुछ ना कुछ तो आयतन होता है और उनका वजन भी होता है। तभी तो आप बोलते हो कि सर 1 किलो गैस भर दो भैया, गैस बाटला भराने जाते हो 1 किलो भर दो, 2 किलो भर दो, 10 किलो भर दो। किलो बोलते हो इसका मतलब इसमें वजन होता है। तो जिसमें वजन होगा और जो स्थान घेरेगा उसका घनत्व तो निकल जाएगा। तो गैस का घनत्व हम निकाल सकते हैं। अब बात आती है गैस का घनत्व जो संबंध होगा वो कैसे कैसे होगा। क्या गैस का घनत्व घटेगा बढ़ेगा? हाँ घटेगा बढ़ेगा। अगर द्रव्यमान को सेम कर दिया जाए, द्रव्यमान को फिक्स कर दिया जाए कि यम क्या है आपका 10 किलो ही है ना, और इस 10 किलो गैस को एक बार छोटे से बॉटल में भरा जाए, एक बार छोटे से बॉटल में और एक बार क्या भैया बड़े से बॉटल में भरा जाए। क्या एक बार बड़े से बॉटल में भर दिया जाए तो ये बताओ जो 10 किलो गैस था वो भी इसमें आ गया है ना, और 10 किलो गैस वो भी इसमें आ गया, पूरी तरह से जगह घेर लिया। तो जगह पूरी तरह से जब घेर लिया है तो आपका क्या हुआ कि इसका आयतन कुछ और होगा V1 और इसका आयतन कुछ और होगा V2। जाहिर सी बात है भाई, ये ज्यादा बड़ा है तो इसका आयतन ज्यादा होगा, इसका आयतन कम होगा। अब अगर देखा जाए दोनों का घनत्व की तुलना किया जाए तो घनत्व तो हमारा कितना है, इरिवर्सिबल है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती है। और जब व्युत्क्रमानुपाती है तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा क्या है, अगर हमारे पास आयतन बढ़ेगा तो पूरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा, यानी घनत्व तो क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना। यानी कि दोनों एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती है, अतः गैस का आयतन अगर बढ़ता है तो गैस का घनत्व क्या होगा, ऑटोमेटिक घटेगा। क्लियर? चलिए टाइम टेबल का गया, गैस का घनत्व बहुत कम होता है, हाँ क्योंकि उसका आयतन काफी ज्यादा होता है। ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा। किसने कहा, कहाँ गए, गायब हो गए भाई, अचानक से गायब हो जाते हैं। विपिन यादव नहीं कहे हैं, हाँ मनोज कुमार बाबू कह रहे हैं सर गैस का घनत्व बहुत कम होता है उसका, क्यों, क्योंकि आयतन ज्यादा होता है ना। आप 2 ग्राम गैस लिए हैं, उसको अगर छोटी सी बॉटल में रखें तब भी आपका वो होगा, और उससे बड़ा कर देते हैं तब भी आपका क्या होगा, वही चीजें होंगी। चलिए क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है। आगे फिर क्या समझ में आ गया टॉपिक, यही घनत्व तो क्या है, डेंसिटी आपकी जो गैस की होती है वो आपकी क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन यही है कि गैस स्थान ज्यादा घेरता है, आयतन ज्यादा हो जाता है। जो जब आयतन ज्यादा हो जाएगा भैया तो घनत्व ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर? चलिए सही है, हाँ बिल्कुल एनडीए के लिए यूजफुल होगा, एनडीए के लिए यूजफुल हो है भाई, आपका चिंता नहीं करना है। ठाकुर बाबू आपका घनत्व का संबंध एक ऑप्शन में सवाल पूछ सकता है क्या आपका कि भैया किसी गैस का घनत्व क्या होता है, ऑप्शन में दे दिया समानुपाती होता है आयतन के, समानुपाती होता है किसके भैया, घनत्व, घनत्व के, या उसका कोई दाब के केस में बता दिया, फिर समानुपाती होता है कुछ बोल दिया, या एक ऑप्शन बोल दिया व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के। तो आपको ऐसे समझना होगा, है ना, ऐसे सवाल देगा। बिल्कुल समझ में आ गया। सर क्लास रुक रही है, थोड़ी सी दिक्कत होगी, चिंता मत करो। आगे फिर क्या है, दाब का अनुभव। अगला आपका दाब का अनुभव, ध्यान से सुनो, दाब का अनुभव, ये आप सुनते रहो, ध्यान पूर्वक केवल सुनते रहो। 6वां नंबर क्या है भैया, दाब का अनुभव। ये बताओ ये गैस के कण अनुभव करेंगे कि नहीं करेंगे, महसूस करते हैं? हाँ करते हैं। देखो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखो, करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई सिलेंडर है, कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर में क्या गैस के कण भरे हुए हैं। ध्यान से देखना, गैस के कण क्या भैया, भरे हुए हैं, या गैस भरा हुआ है ऐसे। अब जब गैस भरा हुआ है इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, गैस के कण अगर इस कंटेनर में हैं तो ये क्या होंगे, ये क्या होंगे बताओ, इधर उधर गति करेंगे ना, हाँ करेंगे, इधर उधर क्या करते हैं, गति करते हैं। गति जब करते हैं तो आपका क्या होगा, गैस के कण जब गति करते हैं, गति करने के कारण ये क्या होंगे, उनकी दीवार में टकराव करेंगे। क्या, इस जो बगल वाली दीवार है इधर उधर, उसकी दीवार पर क्या करेंगे, टकराव करेंगे, ऐसे टकराव करेगा। ये कण इधर टकराया, हो सकता है ये कण इधर टकराए, है ना, हो सकता है ये भी कण टकराए,
हो सकता है ये कण नीचे टकरा रहा है। तो ये बताओ एक चीज देख करके आप लोग कि हाँ, अगर गैस के कण गति करते हैं यानी उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण वो गैस के सिलेंडर में यानी कि जिस सिलेंडर में रखा है, जिस बर्तन में रखा है, उस बर्तन की दीवारों पर क्या है, दबाव देते हैं, मतलब बल लगाते हैं या टकराते हैं। टकराने के कारण जब टकराएंगे तो उधर से क्या होगा, उधर से एक फोर्स लगेगा इनके ऊपर कि भैया तू बाहर मत जा, अंदर जा। तो गैस का कण के ऊपर एक बल का अनुभव होगा, एक दाब का अनुभव होगा, जिसके कारण गैस क्या करेगा, अपने ऊपर एक दाब का अनुभव करेगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे कहने का मतलब आप खूब तेजी से जा रहे हैं और हवा बहुत तेजी से उधर से चल रही है, आप चीरते हुए जा रहे हैं, उधर से हवा तेजी से चल रही है, तो आपके ऊपर एक बल का अनुभव हो रहा है ना, एक बल का अनुभव हो रहा है। ऐसा लग रहा है आपको कि मुझे कोई पीछे की तरफ धक्का मार रहा है, हम उधर जाना चाहते हैं, हम इधर आ रहे हैं। तो इसका रीजन भी यही है कि गैस का कण क्या जब गति करता है तो वो भागना चाहता है, जैसे भागना चाहता है वैसे दीवार में टकराता है, और जब टकराता है तो इसका भूभुन उभुन फूट जाता है, मुंह जो भी होता है ना। इसका थोपड़ा फूटता नहीं है लेकिन फूटने लगता है। ये क्या होता है, टकराता है जब, तो टकराते ही ये अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है। ये तुरंत क्या करेगा भाई, तुरंत ये जो कण है, ये जो कण है, इसके ऊपर यहां जैसे कण आया वैसे इधर की तरफ एक बल लग जाएगा, उसको एक बल लगेगा, एक दाब लगेगा, जिसकी वजह से वो क्या सोचेगा कि हमारे ऊपर एक दाब लग रहा है भैया। तो दाब लग रहा है तो दाब का अनुभव किया कि नहीं किया? किया ना, किया। चलो अगर किया तो बताओ जल्दी से, कमेंट करो यस सर आ गया। ओहो, स्पाइसी फूड आ गए हैं। आई एम अनुराग यादव मिर्जापुर। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे बच्चे, अगर आप आ गए हैं अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मेन पॉइंट बाकी है भाई, पूरा फिल्म पूरा खेल बाकी है अभी। हम तो अभी बेसिक चीजें बता रहे हैं इसकी, जो कल के टॉपिक का था। ठीक, आगे हो गया दाब का अनुभव, गतिज ऊर्जा आप तो जान ही सकते हैं, गतिज ऊर्जा। अगला नंबर इसका है 7वां, गतिज ऊर्जा। तो भाई गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आप जानते हैं। जब कोई कण भैया, है ना, ध्यान से सुनना, जब कोई कण v वेलोसिटी से गति करता हो या v वेग से गति करता हो और इसका द्रव्यमान कुछ हो, अगर कुछ द्रव्यमान है तो इसके गति करने के कारण क्या आता है, एक ऊर्जा आती है जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और वो गतिज ऊर्जा क्या होता है, 12 mv² होता है। इसको आपने कक्षा 10 में ही पढ़ा होगा। क्लियर? जल्दी बताइए। यही होता है जब कोई कण जिसका द्रव्यमान कुछ होता है और वो v वेग से अगर गति करता है, कुछ वेग से गति कर रहा है, तो उसके कारण, चलने के कारण, गति करने के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और वो गतिज ऊर्जा 12 mv² के बराबर होती है। ठीक, हाँ, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते। वाह वाह, ये वर्स क्लब तो डायलॉग ही डायलॉग लिख रहे हैं, क्या दिक्कत? अब बताइए, समझ में आया? समझ में आ गया? बाबू एक बार कमेंट करो। हाँ, क्या बात समझ बाबू। इन्होंने लिखा जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। वाह वाह, क्या यार, तुम तो शायर निकले हो, है ना। उनके ही सितारे चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। वाह 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 वाह, सही बात है। इनकी मजबूरियां जो होती है उसको हमेशा रोया नहीं करते। सर 12 की केमिस्ट्री क्लास कितने बजे आती है? स्पाइसी फूड जी, आपकी क्लास 12 की मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार रात 10 बजे से ही आती है, उसके पहले नहीं आती है। हाँ, रात 10 बजे से आती है। ठीक, चलिए प्रियांशु बाबू आप तो अभी अभी आए। ओहो, ठीक, क्या ये टॉपिक समझ में आया? टॉपिक समझ में आया? चलिए, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब ये तो हुआ आपके क्या, इसके अभिलाक्षणिक गुण हो गए। क्या इसके अभिलाक्षणिक गुण हो गए भैया, है ना। अभिलाक्षणिक गुण हो गए किसके? गैसों के। ये इसकी बेसिक चीजें जो इसके अंदर गुण इतने पाए जाते हैं गैस के अंदर, ध्यान से सुन लेना। उसके बाद अब क्या होता है, गैसों में हम क्या क्या माप सकते हैं। अगला टॉपिक जो होगा गैसों में क्या क्या हम माप सकते हैं, उसके बाद गैस का नियम होगा। तो फटाफट आओ, देखो समझ में आ गया। चलो अगला स्लाइड हम ले रहे हैं, अगली स्लाइड ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया? चलिए चलते हैं। सर हो गया, बिल्कुल हो गया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, किसी ने फिर लिखा। चलिए, गैसों के मापनीय मिति जो है, या गैसों में हम क्या क्या माप सकते हैं,
है ना। गैसों में क्या क्या हम माप सकते हैं, क्लियर होगा, क्लियर है। आगे चलिए, बिल्कुल आगे चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गैसों के मापनीय गुण क्या क्या है, आ जाओ भैया। अगला जो टॉपिक होगा गैसों के मापनीय गुण, मापनीय गुण। अब जरा बताओ हम क्या क्या माप सकते हैं। सबसे पहला आप द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। सबसे पहला द्रव्यमान, हाँ भाई द्रव्यमान तो माप ही सकते हैं। द्रव्यमान माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं भाई, वजन करते हो ना, करते हैं ना। हाँ प्रियांशु बाबू, हेलो हेलो हेलो, खुश रहा। चलिए मापन करते हैं ना, हाँ सर मापन करते हैं। रमाकांत जी आगे, बलिया के टाइगर आ गए हैं। मापन करते हैं, हाँ वजन करते हैं इसको, ग्राम में, किलोग्राम में, कुंतल में, जो भी करना वो कर लो, मापन कर सकते हैं। आगे आगे दूसरा क्या निकाल सकते हो, आयतन निकाल सकते हो। हाँ आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन वहां से निकालेंगे जिस बर्तन में ये रखा होगा उस बर्तन से हम आयतन निकाल लेंगे। गैस का आयतन निकालने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि गैस का जो आयतन है वो किस प्रकार के बर्तन में रखा हुआ है, किस प्रकार के बर्तन में रखा हुआ है। अगर हमारे पास, अगर हमारा गैस सिलेंडर में रखा है, अगर हमारा गैस सिलेंडर में रखा है तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा, गैस का आयतन होगा, सीधा सीधा। अगर हमारा गैस, अगर हमारे पास जो गैस है वो क्या भैया किसी बर्तन में रखा है, किसी बर्तन में रखा है ना, किसी बर्तन में अगर रखा है, और फिर आगे क्या होगा, यदि गैस हमारा किसी गोले में रखा है ना, ध्यान से सुनना, गोले में अगर रखा है तो गोले का आयतन हो जाएगा इसका। और उसके बाद अगर हमारे पास जो गैस है वो किसी शंक्वाकार बर्तन में अगर रखा है, सपोज दैट शंक्वाकार बर्तन में अगर रखा है तो क्या होगा, शंक्वाकार बर्तन में रखा है तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन हो जाएगा गैस का आयतन। तो कहने का मतलब है कि ये क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर है ना। ये क्या है आपका गोल पेंदी वाला बर्तन है, गोल पेंदी वाला बर्तन, गोल पेंदी वाला बर्तन, गोल पेंदी वाला बर्तन हो गया। और ये आपका क्या है, गोला है। ये फिर मान लो कि भैया ये आपका क्या है, गोला है, एक प्रकार से ऐसे बॉल समझ लो, बॉल समझ लो, है ना। गोला है, गोलाकार, गोलाकार, गोलाकार बर्तन हो गया। शंक्वाकार बर्तन, शंक्वाकार बर्तन। अब आपने सब कुछ पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, जिस बर्तन में रखा जाएगा उसका आकार ले लेता है, आपको पता है। तो जब उसका आकार ले लेता है तो जितना आयतन बर्तन का होगा और उतना ही आयतन क्या होगा भैया, गैस का होगा। उतना ही आयतन क्या होगा, गैस का होगा। उतना ही आयतन क्या होगा, गैस का होगा। इसमें भर दें, किसी प्रकार का बर्तन हो उतना ही आयतन हो। अगर ये सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है भैया, इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। ये बर्तन है तो बर्तन तो भैया दो तरह से आएगा, गोला है ना, गोले का आयतन, सिलेंडर का आयतन, दोनों हो जाएगा। यानी इसका आयतन यहां से आ जाएगा गोले, यहां गोले नहीं, गोले नहीं, गोले नहीं, है ना। जो आपका गोलाकार है वो होगा बर्तन, अर्थात कहने का कि गोले का आयतन, गोले का और प्लस सिलेंडर का आएगा यहाँ, है ना, बेलन का आएगा यहाँ। क्यों, क्योंकि भाई बर्तन जो रहेगा उसकी कुछ ऊंचाई होगी, है ना, और उसकी कुछ गोलाई होगी, इस तरह से। और ये गोले का आयतन तो आपको पता है 4/3, इसका जो बी होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, हो गया। और इसका आयतन जो होता है वो आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये सभी आयतन होते हैं। तो जिस बर्तन में रखा जाएगा उस बर्तन का आयतन गैस का आयतन कहलाएगा। जल्दी बताओ आपको ये आता है कि नहीं आता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। भी मान लो तो जीत है, ठान लो तो हार। सही बात है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही, स्पाइसी फूड। हाँ आज जल्दी स्टार्ट हो गया है। क्या ये समझ में आया आपको, गैस का आयतन निकालना आ गया समझ में। अगर आप निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है और कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, क्लियर, क्लियर है। जियाउल हक अंसारी आता है सर, बिल्कुल बहुत अच्छे आता है, कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। हाँ, संडे की चौपाल नहीं हुई, चिंता मत करो। चौपाल में क्या चाहिए आपको? गाना चाहिए। समस्या पहले सुनाओ तब गाना सुनाएंगे, है ना। ठीक, कौन सा चैप्टर है? कक्षा 11 का दूसरा चैप्टर है, द्रव्य की अवस्थाएं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगला टॉपिक। गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर एच होता, पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन, है ना। गोला का आयतन 4 पाई स्क्वायर, ये क्या 4 पाई क्यूब? ना, लिख नहीं पा रहे हो आप। बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, हाँ सही है। गोले का ये तो बर्तन है, जिस तरह का होगा दोनों लेंगे। ये आपका क्या है? गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका क्या? शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा मेंसुरेशन में। क्लियर? हाँ, ऑफिशियल निखिल ठाकुर आ गए फिर से। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। ठीक, आ जाओ। अब हम शुरू करते हैं गैस नियम, जो आपका बहुत ही जरूरी था। चलो, गैस नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सभी ग्राफ के साथ बताऊंगा आपको। गैस नियम, गैस नियम देखो, गैस नियम में गैसों के जो कुछ कारक होते हैं, जैसे ताप होता है, द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, घनत्व होता है, दाब होता है। मान लो ताप, द्रव्यमान, आयतन और उसके बाद क्या? दाब। इन सभी कारकों के ऊपर निम्न वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक संबंध बताया, और संबंध जब बताया तो संबंध बताते बताते ही नियम बन गया, और इसी सभी नियमों को क्या कहा गया? गैसीय नियम कहा गया। यानी कि आप लिखना अगर चाहते हैं इसकी थ्योरी, तो आप लिखोगे, पहली बात तो ये अच्छा नहीं दिख रहा, गैस नियम, ये मेन टॉपिक का है, गैस नियम। ध्यान से सुनो, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको कंसंट्रेट होकर के पढ़ना आप लोग। गैस नियम में क्या है? आपको यही करना है कि गैस के निम्न कारक, गैस के निम्न कारकों जैसे क्या भैया? आपने पढ़ा ताप, आपने पढ़ा दाब, आपने पढ़ा द्रव्यमान, है ना, और आयतन, आपने आयतन भी पढ़ा, हाँ सर, इत्यादि ETC, है ना। ETC कारकों पर निम्न वैज्ञानिकों ने जो नियम दिया उसे गैस नियम कहते हैं। बस, गैस नियम कहते हैं। ये आपका हुआ टॉपिक, बस और कुछ नहीं। संस्कृत की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वाले पर फिदा हो जाती है। ओहो, तो हमने तो पहली बार बताया नहीं, बहुत बार कहते आ रहे हैं। आप मेहनत करोगे, जिद करोगे ना, उस दिन ईश्वर भी आपको क्या करेगा? अरे भाई दे दे इसे, ये पागल हो जाएगा, वरना मुझे देखा नहीं जाएगा। इसलिए आप जिद करके मेहनत करोगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा कि भाई ये कर रहा है तो इसको दे दो हर हाल में, वरना ये पागल हो जाएगा तो मुझे ही आपको इसको सहारा देना पड़ेगा, है ना। सही बात है। ठीक, अगला चैप्टर बस जैसे ये खत्म होगा वैसे शुरू होगा। ये बताओ, आपको ये टॉपिक समझ में आया? अब क्या क्या ताप, दाब, आयतन और क्या द्रव्यमान के आधारों पर क्या वैज्ञानिकों ने क्या दिया भैया? निम्न नियम दिया। वो नियम इनका क्या है? सबसे पहले बॉयल आ जाए। सबसे पहला नियम बॉयल नामक वैज्ञानिक ने दे दिया। बॉयल नामक वैज्ञानिक ने दिया भैया, कैसे? वो कैसे दिया आप जानते हैं, इस टॉपिक को पढ़े होंगे। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े बताओ? अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर बताते हैं। अब उसमें ग्राफ कैसे होगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है ना? सर हाँ, नहीं चल रहा है। ओहो, क्या बात है, कोई बच्ची? चिंता नहीं करने का, चिंता नहीं करना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला क्या है? बॉयल का नियम, है ना। बॉयल का नियम, हेडिंग डालो आप लोग। सबसे पहला नियम बॉयल का नियम।
बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, बॉयल नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इन्होंने क्या बताया? स्थिर ताप और निश्चित मात्रा पर, क्या कहा? स्थिर ताप और निश्चित मात्रा, कौन आ रहा है? स्थिर ताप और निश्चित मात्रा पर इन्होंने बताया कि जो गैस का दाब होता है और गैस का आयतन जो होता है उनमें एक संबंध होता है, लेकिन इरिवर्सिबल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के। इसी नियम को क्या कहा गया? बॉयल का नियम। आप ऐसे बोल सकते हो कि इस नियम का प्रतिपादन, यानी कि बॉयल ने सन 1662 ईस्वी में क्या है, गैसों के ऊपर एक नियम दिया। गैसों के ऊपर एक नियम दिया। क्या कहा बॉयल ने? ऐसे लिखना, बॉयल ने सन 1662 ईस्वी में, है ना, ईस्वी में गैसों के दाब और आयतन में, है ना, संबंध स्थापित किया। आयतन में संबंध स्थापित किया। बस संबंध स्थापित किया भाई, क्या किया? संबंध स्थापित किया। तो आ जाओ, कर लिया तो कर लिया, क्या हुआ? अब ये होता है कि इस नियम के अनुसार, है ना, इस नियम के अनुसार, स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस का, ऐसे लिखो, किसी गैस का स्थिर ताप और दाब पर, स्थिर ताप और दाब पर, स्थिर ताप और दाब, सॉरी दाब मैंने लिखा नहीं, ये दाब नहीं होगा, स्थिर ताप और, है ना, निश्चित मात्रा पर, निश्चित मात्रा पर, है ना, स्थिर ताप और निश्चित मात्रा पर गैस का आयतन, क्या बोले? गैस का आयतन, गैस का आयतन, गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस क्या कहा? उसके स्थिर ताप यानी निश्चित मात्रा पर और स्थिर ताप पर, अगर ताप समान है, मात्रा समान है, तो गैस का जो आयतन होगा दाब के व्युत्क्रमानुपाती। क्यों? क्योंकि दाब ज्यादा होगा तो गैस कम दूरी में होगा, दाब कम होगा तो गैस ज्यादा दूरी में होगा, तो आयतन घटेगा बढ़ेगा ही, है ना। इसलिए दोनों का संबंध क्या है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर क्या हुआ मुकेश सर, आईआईटी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या बात है? हाँ बस जल्द ही लेंगे बाबू, अर्पित बाबू, मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग, आप लोगों की समस्याएं समझ रहे हैं। बॉयल का जनक कहाँ हुआ था? ये देखो, बॉयल का जनक बॉयल है बॉयल का जनक बॉयल को ही माना जाता है और कहीं नहीं। इन्होंने 1662 ईस्वी में किया था। और आगे, हाँ हाँ, सन आपका क्या है? आपका 1662 ईस्वी है, जैसा कि मैंने कहा 1662 ईस्वी ही है ना। हाँ 1662 यहाँ लिखा भाई, यहाँ लिखा मैंने, 1662 ईस्वी में हुआ था। ठीक, क्लियर? आगे चलते हैं, चलिए सही है। आगे फिर ये हुआ गया। अब इन्होंने जो बताया उसके आधार पर एक संबंध दिया। इन्होंने क्या कहा? बी प्रोपोर्शनल 1/p, है ना, ये होता है आपका एक संबंध, बी प्रोपोर्शनल 1/p। अब इसका यहां कोष्टक में लिख देना क्या? स्थिर ताप और मात्रा। मात्रा मतलब होता है द्रव्यमान को ले लेना। यहां मात्रा से संबंध क्या होगा? द्रव्यमान होगा। ये हो गया। अब इसमें ग्राफ कौन कौन से बनते हैं, जल्दी से आना, देखना क्या क्या बनेगा। ये हो गया। मैं अगली स्लाइड में चल रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलें। हाँ समझ में आया? रिवीजन क्लास चल रही है क्या सर? ना 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 ना, रिवीजन क्लास नहीं चली है, कक्षा 11 की शुरुआत की क्लास है, पूरे साल वाली क्लास है। ये बताओ टॉपिक समझ में आया?
हाँ बिल्कुल शैलेश बाबू, एनसीईआरटी ही है आपका, चिंता मत करो उसके लिए। बस उससे और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जा रही हैं, ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है, इसमें एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं था तो एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, नहीं ये मत सोचना। आपको आगे कंपटीशन देना है, इसलिए सारी चीजें बताना बहुत जरूरी है ना। चलिए हो गया, चलिए सही है, समझ में आ गया तो फिर आगे हम बढ़ रहे हैं। जी सर, अब इसका एक संबंध आगे क्या क्या होगा, इसका ग्राफ क्या क्या होगा उसको देखते हैं। चलिए आपने क्या पढ़ा अभी आपने पढ़ा कि v प्रोपोर्शनल 1/p, तो v जब हटा प्रोपोर्शनल तो आ गया क्या, एक कांस्टेंट आया 1/p। आप जानते हैं सर कांस्टेंट क्या है, बॉयल नियतांक मान लो। क्या मान लो, जहां के क्या है, बॉयल नियतांक, बॉयल नियतांक, बस और कुछ नहीं करना, बॉयल नियतांक मान लो, हो गया। अब ये तो बना, और अगर बात की जाए इसका तिरछा गुणा कर दिया जाए तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एक नियतांक हो जाएगा, है ना, एक नियतांक हो जाएगा। तो जब नियतांक हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, दो गैसों के लिए, दो अलग अलग गैसों के लिए, ध्यान से सुना, दो अलग अलग गैसों के लिए सवाल बनना है। अब ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, अलग अलग गैसों के लिए, ध्यान से सुनना बाबू। क्या हो जाएगा, P1 B1 बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक, P2 B2 क्या हो जाएगा, नियतांक। दोनों नियतांक है तो दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, दोनों नियतांक है। जब दोनों नियतांक है तो हो जाएगा P1 B1 बराबर P2 B2। P1 यानी प्रेशर को एक तरफ करो और आयतन को एक तरफ कर दो, यानी P1 अपॉन P2, या आयतन को करो इधर पहले, आयतन B1 अपॉन B2 इजिकल टू P2 अपॉन P1, यानी इसको इधर कर दो। क्या आपको ये समझ में आया, जल्दी से बताओ, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया, कमेंट करो फटाक से। अभी और फार्मूले बनने हैं और अभी और आपके ग्राफ बनने हैं, ठीक। हाँ मनोज कुमार ने लिख दिया, भानु यस सर, ये क्या आपको समझ में आया, जल्दी। भूमिका बच्ची ध्यान से सुनो। हाँ अर्पित बाबू सर कब से आपका ये टॉपिक आपका अभी जल्दी शुरू हुआ है। प्रियंका गुप्ता सर लाइव नहीं दिख रहा, क्या बात है, पापा का हेलीकॉप्टर, गुरुजी गुड इवनिंग बाबू, सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं, आज टाइमिंग का थोड़ा हेरफेर हो गया इसलिए लेट हो गया काफी बच्चों का। इधर आओ, क्या आपको ये टॉपिक आया, अगर नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूं। आपने पढ़ा v प्रोपोर्शनल 1/p, जब एक समानुपाती चिन्ह हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, ये आप बचपन से जानते हो, है ना, क्या आप बचपन से जानते हैं, ये आता है। इसको करा हमने, एक के आ गया, के एक बॉयल नियतांक है, क्योंकि बॉयल ने बताया था तो बॉयल नियतांक हो जाएगा। आगे फिर क्या है कि जब इसका हमने तिरछा गुणा कर दिया तो पीबी इक्वल टू क्या आ गया, नियतांक आया। और जब नियतांक आ गया तो अलग अलग दो गैस अगर हम ले लें जिसका प्रेशर अलग है, जिसका आयतन अलग है, दोनों का, उनका क्या होगा, P1 B1 इक्वल टू एक नियतांक होगा, P2 B2 क्या होगा, नियतांक होगा। दोनों नियतांक है, दोनों नियतांक बराबर हैं, तो जब ये बराबर तो इधर भी बराबर, इसका मतलब P1 बराबर P1 B1 और P2 B2, ये आ गया। आगे फिर क्या हो जाएगा, यानी आयतन को एक तरफ करो, प्रेशर को एक तरफ करो। आयतन क्या है, इधर उठा था गुणा था, इधर हो गया डिवाइड, यानी B1 अपॉन B2 इजिकल टू P2 पहले था, इधर से ये आया अपॉन P1 हो गया, दोनों व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है। आ गया संबंध, अब ये आ गया। अगर आपसे कहा जाए क्या, अगर आपसे कहा जाए भाई और भी कुछ करना है, ग्राफ की बात की जाए तो ग्राफ कैसे कैसे बनेगा, जल्दी से देखो, या इसको और बदलें, जल्दी बताओ। विद्यार्थी के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही जो दिल से लड़ा नहीं होता। बिल्कुल प्रिया बच्ची ने सही कहा। तो ये बताओ, अच्छा अभी तो जंग आप लोग लड़ रहे हो, बहुत अच्छे से लड़ रहे हो, हाँ लड़ते रहो। चलिए अगर इसी फार्मूले को बदलना चाहें, इसी फार्मूले को ध्यान से सुनना, इसी फार्मूले को अगर बदलना है तो फिर क्या होगा, ध्यान से देखना। इसी फार्मूले को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं कि जो हमारा जो वॉल्यूम होता है उसको हम घनत्व के केस में अगर करें, क्या है, देखिए डी बराबर क्या होता है, m अपॉन बी होता है। यहां जब द्रव्यमान निश्चित हो गया तो d प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, यानी b प्रोपोर्शनल 1/d हो जाएगा। इसको उल्टा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, यानी b की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/d रख सकते हैं।
ध्यान से सुनना, 1/d रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान हमारा निश्चित है, तो द्रव्यमान जब निश्चित है तो इसको मैं समानुपाती कर सकता हूँ d और b के, केवल दोनों लोगों के। अब दोनों लोगों के हो गया तो इसको b को इधर कर दो, d को इधर भी लिख सकते हो, यानी b प्रोपोर्शनल 1/d जब हो गया तो हम रख सकते हैं, ध्यान से देखना, b प्रोपोर्शनल 1/d से यहां से आ जाओ, यानी 1/d प्रोपोर्शनल 1/p लिख सकते हैं। इसका तो दोनों भी उत्क्रम है, दोनों को पलट दो, दोनों को पलटोगे तो क्या आएगा, d प्रोपोर्शनल p आएगा ना? हाँ आएगा सर, बिल्कुल आएगा। अगर दो अलग अलग इसको नियतांक अलग करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, ये हो गया। इसको उठा के इधर लाओगे तो d/p इजिकल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, जिसे कहा जाता है नियतांक हो गया। और जब नियतांक हो गया तो फिर चिंता किस बात की, दो अलग अलग है ना, दो अलग अलग अवस्था यहां भी ले सकते हैं, दो अलग अलग अवस्था यहां भी ले सकते हैं। d1 p1 इजिकल टू d2 p2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब घनत्व को एक तरफ करो, प्रेशर को एक तरफ कर दो, d1/d2 इजिकल टू p1/p2, ये आ गया आपका एक नया फार्मूला। जल्दी बताओ, क्या आपको ये समझ में आया? क्या ये टॉपिक आया समझ में? हाँ, क्या ये टॉपिक समझ में आया? बिल्कुल, मनोज कुमार ने लिख दिया। ध्यानपूर्वक सुनना, मैं बहुत सी चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से। अगर इसी को आपको बल में कन्वर्ट करना है तो बल में कर सकते हो, प्रेशर को उठा दीजिए और क्या है, बल में बदल दीजिए, सीधा सीधा। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, एक गधे, निखिल कहां से हो तुम? हाँ, खूंट देंगे, जान लेना, मिल गए तो गधे। अभी पढ़ लो, ज्यादा डाइवर्ट नहीं होना चाहिए इधर उधर, सारी चीजें हैं, सब लोग अच्छे बच्चे हैं, ऐसी उल्टी सीधी बातें एक दूसरे के लिए करनी नहीं चाहिए, है ना गधे? हाँ क्लियर है, देखो जैसे बात बदल दिया वैसे बदल दिया, कह रहा सर क्लियर है, समझ में आ रहा सर। हाँ ठीक, अगर क्लियर है तो फिर आगे चलें। अब आगे अगर चलते हैं तो इनके बीच में क्या क्या संबंध आएगा देखते हैं। और कुछ क्या होता है? वंस मोर सर, वंस मोर, एक बार और सर, बिल्कुल एक बार और बताते हैं। कह रहे हैं सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और की बात करें अगर, देखिए b प्रोपोर्शनल 1/d होगा। क्यों? क्योंकि जब d बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, या आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। जब द्रव्यमान निश्चित है यानी मात्रा क्या है, निश्चित है, तो निश्चित मात्रा है तो द्रव्यमान कांस्टेंट हो गया, यानी क्या बचा, केवल v और d बचा, यानी आयतन और घनत्व बचा। तो हम आयतन प्रोपोर्शनल क्या कर देंगे, 1/d कर देंगे, यानी जहां आयतन है यहां उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1/d रख सकते हैं। ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, यानी d प्रोपोर्शनल p आ गया, ये इधर आएगा तो d/p इक्वल टू नियतांक आ गया। अब दो अवस्था अगर ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, d1 p1 इक्वल टू d2 p2 हो जाएगा। और यहां से घनत्व के केस में आपका संबंध आ गया। आपका सवाल अगर पूछ लिया इस तरह से तो आप तो ये पढ़े हो, लेकिन इस तरह पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम आ गए हैं, है ना। ये हो गया क्लियर, ये आ गया। हाँ, 4 दिन की दुनिया है, फिर हिसाब होगा, आज गरीबी में जी ले मेरे दोस्त, कल बादशाह में अपना नाम होगा। ठीक है, 4 दिन की जिंदगी, फिर अंधेरी रात नहीं करना है। अब आओ मैं ग्राफ के बारे में डिस्कस करता हूं। किसके बारे में? ग्राफ के बारे में, है ना, ग्राफ के बारे में ध्यान से देखते हैं। ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? ग्राफ के। ये ग्राफ आपका कंपटीशन में पूछा जाता है, वैसे तो बोर्ड में बहुत कम है, लेकिन कंपटीशन ग्राफ में देखते हैं। ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ हम किसके मध्य देखेंगे, किसके मध्य देखेंगे, b और 1/p के मध्य, है ना, यानी b पहला ग्राफ, b और 1/p के मध्य ग्राफ, b और 1/p के मध्य ग्राफ जो होगा आपका वो होगा क्या, ध्यान से देखो। ये आपका हो गया लाइन, किसका, ये आपकी लाइन ऊपर वाली और ये आपकी लाइन क्या, नीचे। ध्यान से देखो, इस पर हम लिखते हैं क्या, ये 1/p पूरी लाइन है, मतलब कि यहां जो वैल्यू होगी वो 1/p होगी, और इस पर क्या होगा, केवल v होगा। हो गया। अच्छा ये बताओ, अब अगर 1/p और v को अगर देखा जाए तो सीधा सीधा बराबर है, जैसे v के कांस्टेंट, इसको छोड़ो p को, यानी ये अगर पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, यानी ये वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी ना,
ध्यान से सोचना, मैं अकेले पी की बात नहीं कर रहा हूं। ये मत सोचना कि सर ये घटेगा, नहीं, ये पूरी वैल्यू की बात कर रहा हूं, 1/p की, है ना। पी तो घटेगा ही, लेकिन 1/p की पूरी वैल्यू बात कर रहा हूं। तो ये पूरी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है, और जब प्रोपोर्शनल है तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। इसका मतलब ये लाइन जो आएगी वो क्या आएगी भाई, जरा बताओ तो, वो क्या आएगी, वो आपकी क्या आएगी, एक सीधी लाइन आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। हाँ सर आएगी, बिल्कुल आएगी, आएगी। अगर और लाइन हम खींच लें तो ये भी वही आएगा, आएगा ना। और लाइन खींच लें तो ये भी वही आएगा, यानी कि समान ही आएगा। अब समान आता है तो इसमें 3 कंडीशन दिया जाता है। 3 कंडीशन कौन कौन से दिए जाते हैं, T1 T2 T3, है ना। T3 T2 T1, T1 T2 T3 की बात की जाती है। अब यहां से आपके कंपटीशन में सवाल क्या पूछता है, इनमें संबंध पूछता है, इनमें संबंध पूछता है, ना कि इनमें। ग्राफ तो पूछ लिया कि ग्राफ कैसा होगा, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आयतन और 1/p के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी भाई। क्यों, क्योंकि दोनों समान, ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू बढ़ेगी। समझ में आया, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी बताना, क्योंकि अभी हम आपके सामने हैं। अब यहां से जो संबंध आता है वो संबंध आपका ये होता है T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। चलो मैं ये भी बता देता हूं कि हो सकता है आपको कंपटीशन देना पड़े अगली बार, होगा ना। क्लियर, जल्दी बताइए, क्लियर है। अच्छा प्रियंका कह रहे हैं ओ शैलेश अंकल चलिए जल्दी बताइए, क्या आपको ये समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो भी बता देना भाई जल्दी से। आ गया समझ में, जी सर, जी सर आ गया। आगे आगे आगे, यूपी 13 बुलंदशहर का हूं। ओहो, आप बुलंदशहर के हैं तभी तो इतना बुलंदी वाली काम कर रहे हो, हैं। वहां के लोग ऐसे नहीं काम करते, अच्छे से बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, मन लगा के पढ़ते हैं। हाँ ठीक, तो इस बात को ध्यान देना, आपका ग्राफ जो होगा वो सीधी लाइन होगी। अगर दूसरा पॉइंट क्या बोला मैं, अगर मैं यहां से बदल दूं एक चीज, P और D के मध्य ग्राफ कर, है ना, P और V के मध्य ग्राफ कर दूं, किसके, V और P के मध्य ग्राफ, इसके मध्य ग्राफ अगर कर दिया जाए सीधा सीधा। अब की बार ध्यान से देखना, P और किसके मध्य है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना मेरे भाई, क्योंकि ये अब की बार P और V के मध्य है, यानी B अब की बार ऊपर और अब की बार सिर्फ और सिर्फ P है ना, सिर्फ और सिर्फ P है। तो कहने का मतलब है कि P और B अब की बार कैसा है, अगर P और B की बात देखें तो सिर्फ और सिर्फ अकेले P, ये अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, होगा ना, हाँ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आयतन ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ वलय रूप आती है, ये परवलय रूप आती है। तो परवलय रूप क्या होगा इसका ग्राफ, ध्यान से देखो, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, कुछ इस तरह से आता है। एक लाइन खींचो, कोई जरूरी नहीं कि 2 लाइन 3 लाइन खींचना है, एक लाइन। यहां से क्या समझ में आता है, यहां से ध्यान से सुनना, देखो यहां से आपको क्या समझना है, यहां से आपको ये देखना है कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, किस पॉइंट की, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे अगर आयतन और इस पॉइंट पे अगर आयतन देखें तो क्या होगा, देख लो सब कुछ दिख रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अग्रवाल गुप्ता जी, ओहो आ जाओ। इस पॉइंट की बात करें अगर हम कि इस पॉइंट पे हमारा आयतन और दाब कैसा होगा, तो जरा ध्यान से देखना, यहां से इसको मैंने मिलाया, हाँ सर मिला दिया, यहां से मैंने यहां मिलाया, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आपका दिख रहा है कि आयतन सबसे ज्यादा है और दाब सबसे कम है। इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर आयतन ज्यादा तो दाब कम, अगर आयतन कम तो दाब ज्यादा। यहां से इस पॉइंट की बात करें, अगर इस पॉइंट की बात कर लें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें अगर हम, तो ध्यान से देखना क्या होगा। इस पॉइंट की बात करें अगर, तो यहां से और इसके नीचे यहां तक हो गया। यहां से क्या पता चला कि हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, इस पॉइंट पे क्या है, आयतन, यानी यहां क्या है, प्रेशर ज्यादा है और आयतन क्या है, कम है। इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती दोनों है, इस बात को ध्यान में रखना। तो इनका ग्राफ कैसा आएगा,
इसका ग्राफ कैसा आएगा, परवलय रूपी आएगा यानी वलय रूपी आएगा। क्या आपको समझ में आया, जल्दी बताइए, क्या आपको समझ में आया? नमस्ते बाबू, नमस्ते अंशु जी, क्या आपको ये ग्राफ समझ में आया? जल्दी बताइए। अभी और भी ग्राफ बाकी है, बहुत सारे ग्राफ हैं, क्या आपको ये ग्राफ समझ में आया? जल्दी बताओ भाई। क्लियर है सर? बिल्कुल। तनु बच्ची क्लियर है? हाँ चलिए नूरगुल बाबू कोई बात नहीं, सब ठीक है। आगे, क्या आपको ये सवाल, ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? रश्मि वर्मा जी सर क्लियर है। और हाँ, ए गधों, चलिए चलिए, आ गया समझ में? हो गया? सही है सर। हम लाइन क्या लिखें, लाइन बाय लाइन 1 2 3 रख कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर रख सकते हो आप, 1 2 3 कर सकते हो, 1 2 3 लाइन 4 लाइन। बस इतना समझना कि अगर P और B के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो ये वलय रूपी आएगा, सीधा सीधा आएगा ना। चलिए आ गया। अगला ग्राफ, अगला ग्राफ क्या बनेगा? अगला ग्राफ मैं बता देता हूं भाई, आपको चिंता नहीं करना है आपको। अगला ग्राफ, अगला ग्राफ, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे चलता हूं। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। यस सर क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। हाँ 12 की क्लास कब चलती है केमिस्ट्री की? रात 10 बजे से चलती है प्रिया बच्ची, सोमवार मंगलवार बुधवार। चलो अगला ग्राफ क्या है? अगला ग्राफ तीसरा नंबर पीवी है ना, पीवी और पी के मध्य ग्राफ, और पी के मध्य ग्राफ ध्यान से सुनना। पीवी के बारे में बात करा तो पीवी को आपने तो पढ़ा ना, नियतांक पढ़ा, यानी इसका संबंध किसी के साथ अगर किया जाए तो एक नियत वैल्यू ही आएगी। तो जब नियत वैल्यू आएगी तो फिर चिंता काहे करें हम। हमारा ग्राफ क्या होगा, ध्यान से सुनना। एक लाइन ये है और एक लाइन इधर आ गया। अब ये हमेशा नियत आएगा, क्यों? ध्यान से देखना। अगर मैं इस पे P की बात करूं और इस पर PV की बात करूं तो जरा एक मिनट के लिए सोचना कि PV क्या होता है, हमेशा नियत वैल्यू होती है, यानी ये वैल्यू चाहे बढ़े चाहे घटे ये वैल्यू फिक्स रहेगी। ये वैल्यू चाहे घटे चाहे बढ़े ये वैल्यू क्या होगी, फिक्स रहेगी। इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, एक सीधी रेखा आएगा भैया, एक सीधी रेखा आएगा। चाहे जिस लाइन पे मैं शुरू कर दूं, चाहे जहां से मैं शुरू करूं, चाहे जहां से करूं, एक सीधी रेखा आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर, बिल्कुल आएगा। चाहे जिस पॉइंट पे करूं, चाहे जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर बात की मैंने, इस पॉइंट पे क्या होगा, पीवी नियत होगा। इस पॉइंट की बात अगर करें तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा, नियत होगा। इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट भी क्या होगा, नियत होगा, है ना। नियत होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, तो नियत होगा। देखो ऐसे भी इसकी लाइन खींच सकते हो, यहां नियत कर सकते हो, कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। T1 T2 T3 आप नंबर डाल दो, आप नंबर डाल दो, T1 T2 T3 है ना। आपका ग्राफ जो होगा एक नियत, एक सीधी लाइन आएगी जो नियत रेखा आएगी। क्लियर? चलिए हाँ सही है। हाँ आपकी बिल्कुल शैलेश बाबू ने, अरे निखिल कहाँ के हो तुम आ जाओ, कसम से तुमको हम ना कूट दें तो कहना उस दिन, है ना। तुमको ना कूट दें तो कहना उस दिन, अच्छे से कूटेंगे गधे कहीं के। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अगला ग्राफ क्या होगा, ध्यान से देखो। अगला ग्राफ क्या है? अगला ग्राफ अगर बात की जाए इसके लॉग के केस में, ध्यान से सुनना। पहले कुछ टॉपिक पढ़ेंगे हम, पहले कुछ टॉपिक पढ़ेंगे नोट के साथ। आपने पढ़ा क्या? आपने पढ़ा P = K कांस्टेंट इंटू 1/P, सॉरी B इधर रहेगा, इधर B है, ये पढ़ा।
दोनों पक्षों का log लेने पर, दोनों पक्षों का, ध्यान से सुना, दोनों पक्षों का log लेने पर, log लेने पर, दोनों पक्षों का log लेने पर, तो log v इजकल टू log कोष्टक में k इंटू 1/p, ये होगा। यहां से बीच में क्या गुणा है, तो ये क्या लिखा, log इंटू n लिखा है, log इंटू m इंटू n लिखा अगर, तो जब कोष्टक टूटता है तो क्या आता है, क्या आता है, अरे भाई एक सूत्र से टूट जाता है, log b लिखो और यहां हो जाएगा log p, log 1/p प्लस log 1 log k हो जाएगा, हो गया, log k हो गया। अब जब log k हो गया तो क्या होगा, अब यहां से इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, समीकरण 1 कर दो। अब आपको क्या है, इसकी तुलना, इसकी तुलना, इसकी तुलना, इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर कर लो। y की जगह पे क्या होगा, log b हो गया, m की जगह पे समझो 1 है, x की जगह पे log 1/p और c की जगह पे क्या, ये हो गया। अब किसके मध्य, तथा 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 कोई बात नहीं यार, ये लह रहा था, ठीक, तथा y की जगह पे तथा क्या करेंगे, log v और log 1/p के मध्य ग्राफ ये हो जाएगा। अगर इसके और इसके मध्य ग्राफ खींचा जाए तो फिर क्या होगा, ध्यान से सुनना, इसके और इसके मध्य ग्राफ खींचा जाए तो क्या आएगा, आ जाओ सुन लो भाई, सुन लो, बहुत बड़ी बात हो गई यार, चिंता नहीं करना है, हम हैं, बिल्कुल हम हैं, हो गया। अब मैंने क्या कहा, log b यानी y की जगह पे क्या log b है, तो इसको लिख दो भैया log b लिख दो, ऊपर की तरफ क्या log b है, नीचे की तरफ क्या है log 1/p है। अब इसका ग्राफ जो होता है, आपने कक्षा 10 में पढ़ा था कि log यानी y बराबर mx प्लस c जो होता है, c क्या है, y एक्सिस पर कटा हुआ बिंदु है ना, y एक्सिस पर इंटरसेक्ट पॉइंट है। तो अगर y क्या है, ये प्लस में है c, तो प्लस में c है, यानी प्लस में क्या k, यानी k की जगह पे ये क्या है, c वाली जगह है ना। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो y एक्सिस पे कटी हुई है, तो y एक्सिस पे क्या है, कुछ कटा है। अब अगर हमारी प्रवणता धनात्मक होती है, यानी यम क्या है, स्लोप है, जहां यम क्या है, ढाल है, जहां यम क्या है, यम बराबर क्या है, ढाल है, जिसे बोला जाता है प्रवणता, बोला जाता है प्रवणता, ढाल है या प्रवणता, आपने पढ़ा होगा, है ना, स्लोप जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। अगर ये पॉजिटिव है तो y एक्सिस का ग्राफ क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, अब इसका ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा, यानी y एक्सिस पे प्लस पॉइंट काटना भी है और इसके ऊपर की तरफ जाएगा भी, यहां से ये ग्राफ इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो इंटरसेक्ट पॉइंट है ये है, ये क्या है, ये log k है, जिसकी वैल्यू क्या, c के बराबर है, हो गया। यहां से ये लाइन जो ग्राफ की ये लाइन है, इस किसकी लाइन है, इसकी लाइन होगी, यानी यहां जो यम आपका होगा, m बराबर क्या होगा, 1 होगा, है ना, स्लोप इसके लिए क्या है, 1 है, ये लाइन का ग्राफ किसकी है, इसकी है। क्लियर हुआ, बताओ ये टॉपिक समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, क्या ये आपको समझ में आया। हाँ, जो मुस्कुरा रहे हैं उन्हें दर्द ने पाला होगा, आपने ये बात सही कहा वंश बाबू, आपने सही कहा, एकदम सही। जल्दी बताइए क्या आपको ये समझ में आया। सर log 1/p के मध्य ग्राफ जब भी होगा तब लाइन क्या ले, सीन पर, अच्छा ये क्या पर डिपेंड करता है, नहीं आपकी ये वैल्यू डिपेंड करती है कि log क्या क्या बोल रहे हैं। हमने log 1/p डायरेक्ट बोल दिया और log b बोल दिया, अब ये सीधी रेखा आएगी तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। चलिए कंप्यूटर महोदय मुस्कुरा रहे हैं बगल में, हाँ ठीक, आ गया, क्या टॉपिक समझ में आया। अगला आप बताते हैं, बॉयज हो गए, चार्ल्स के बारे में आते हैं। चार्ल्स ने क्या कहा था, जल्दी जल्दी आओ, चार्ल्स ने क्या कहा,
चार्ल्स के बारे में आते हैं। लाइन समझ में आ गई आपको ना, ग्राफ? हाँ, अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आता है, हाँ मैं उसके लिए तो क्षमा चाहता हूं। चलिए, चलो सही है, सही है, हाँ समझ में आ गया सर। अब हम बात करते हैं किसके लिए? ऐसे आप ग्राफ की मतलब लाइनें खींच सकते हो, कुछ भी हो सकता है, लाइन खींच सकते हैं। हाँ, अगर भानु बच्चे अगर y बराबर x आता है तो वो लाइन यहां से जाएगी, मतलब c अगर 0 है तो वो लाइन यहां से जाएगी। अगर y ये हमारा प्रवृत्ता माइनस में आता तो वो लाइन ऐसी हो जाएगी, सीधा सीधा, और कुछ नहीं। क्लियर? चलो चले आगे, आगे चले। हाँ, निखिल को ब्लॉक करना, बहुत जल्दी ब्लॉक होगा वो लड़का, चिंता मत करो आप लोग, सब लोग, वो ब्लॉक होगा, बस हो गया। चलो अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ताकि हम अगला बताएं। किसके बारे में बताना है? हाँ, किसके बारे में बताना है? अब की बार हमें चार्ल्स के बारे में डिस्कस करना है। ग्राफ हो गया, यानी 4 प्रकार के ग्राफ बन चुके हैं आपके पास। ठीक, चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो अब अगला हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या? चार्ल्स का नियम। क्या? चार्ल्स का नियम। अगला जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो कौन थे? चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स ने क्या कहा? चार्ल्स ने क्या कहा? हाँ, जब प्लस हो तो लाइन सीधी होगी, नहीं प्लस हो लाइन सीधी नहीं, प्लस हो तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, अगर माइनस होगा तो लाइन ऐसे डाउन होगा। मतलब कहने का कि अगर आप ग्राफ बना रहे हैं ऐसे, अगर देखो, अगर हमारे पास y बराबर mx प्लस सी, ये क्या है? पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऐसे होगी, है ना, ऐसे होगी। अगर y बराबर माइनस में mx प्लस सी, अगर ये माइनस में है, अगर ये माइनस में है तो यही ग्राफ जो होगा, यही ग्राफ, यही लाइन क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। y बराबर mx प्लस सी, यानी x एक्सिस, y एक्सिस, ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट हो जाएगा c, और यहाँ आपकी ये लाइन जो रेखा है माइनस में mx प्लस सी होगा, और ये इंटरसेक्ट पॉइंट जो है ये भी क्या है? c है, लेकिन यहाँ जो लाइन की रेखा है वो mx प्लस सी प्लस में है, ये बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। अगर ये ग्राफ क्या लाइन ये हमारी इस तरह से, क्योंकि इसका एंगल जो होगा वो आपका क्या है? टेन थीटा, जो स्लोप बताता है वो टेन थीटा क्या है भैया? आपका 45 डिग्री पे क्या होता है? ज्यादा होता है। उसके बाद एंगल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे उसका मान क्या होता है? कम होता जाता है। यानी 45 डिग्री का मान सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक वैल्यू होती है, उसके आगे जाते हैं तो क्या होता है? √3 हो जाता है, धीरे से धीरे धीरे फिर क्या होता है? माइनस में हो जाता है। यानी कि आपकी वैल्यू जब 180 यानी कि 90 से प्लस होता है एंगल, तो वहां माइनस में आने लगती है वैल्यू। जब माइनस में आने लगती है तो भैया उसकी प्रवणता माइनस होगी, तो हम क्या? ढाल नीचे की तरफ हो जाएगा। बस हो गया। चलिए क्लियर है, आगे हम चलते हैं। हम क्या बात करते हैं? चार्ल्स के नियम की बात, है ना, चार्ल्स के नियम को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनना, चार्ल्स का नियम क्या कहता है भैया? इनका जो आयतन और ताप के मध्य संबंध बताया, इन्होंने कहा कि जब स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो होता है उसके परम ताप के समानुपाती होता है। किसके? परम ताप के समानुपाती होता है। क्लियर है? हाँ, ध्यान से सुनना भाई, जल्दबाजी नहीं, ध्यान से सुनना। चलिए, हाँ, इनका पूरा नाम जैकब चार्ल्स था। इन्होंने 1787 ईस्वी में, है ना, जैकब चार्ल्स ने सन 1787 ईस्वी में, है ना, यह नियम दिया। बस यह नियम दिया। अब इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या हुआ भैया? चार्ल्स ने क्या कहा? स्थिर दाब पर गैस की निश्चित मात्रा पर, है ना, किसी गैस का, ध्यान से सुनो, किसी गैस का स्थिर दाब और निश्चित मात्रा मतलब क्या? द्रव्यमान रहेगा। निश्चित मात्रा पर गैस का आयतन
गैस का आयतन एंड उसके परम ताप, क्या भैया, उसके परम ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ये कहा चार्ल्स ने। तो जब कहा तो फिर कैसे कहा, जब अपनी जुबान से बोला और ऐसे हमने क्या किया, लिख दिया। यहां क्या लिखेंगे भैया, समानुपाती बोला तो समानुपाती करेंगे। अब समानुपाती क्यों है, आप वैसे सोच सकते हो कि जब गैस का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा और ज्यादा होगी, और जब और ज्यादा होगी तो काफी दूर दूर जाएंगे, और जितने ज्यादा दूर पे जाएंगे उतने ज्यादा उनका क्या होगा, आयतन होगा, उतने ज्यादा वो आयतन घेरेंगे। इसका मतलब क्या है, ताप बढ़ेगा तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ा है इसका मतलब ताप बढ़ा था, तभी वो गैस के कण क्या गतिज है, तेज हुए हैं, है ना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर ये टॉपिक तो है ही नहीं, ओहो मैंने पहले बता दिया कि बाबू ये चिंता मत करना कि सर, है ना, कि सर चिंता, मैंने कहा था कि इसकी बात की चिंता मत करना कि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हम पढ़ाएंगे जो आपके एनसीईआरटी से बाहर भी हैं। ये मत सोचना कि सर एनसीईआरटी में नहीं है तो ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें 100% पढ़ना है ना। और आपके अगले समय में, आने वाले समय में आप कंपटीशन का एग्जाम दोगे तो आपको हर हाल में समझना है, इसलिए मैं पढ़ाना चाहता हूं। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, है ना। चलो यहां क्या लिखेंगे, स्थिर दाब और, है ना, निश्चित मात्रा, मात्रा को समान कर दिया भैया, हो गया। जब इतना हो गया तो फिर आगे करते हैं। आगे क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये जब प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हो गया। अगर हम इसकी बात करें, यहाँ टी कर दें, यहाँ कर दें, क्या किया, के, ये हो गया नियतांक, और ये नियतांक जो आपका है वो कौन सा नियतांक एक बार होगा, चार्ल्स नियतांक। अब इसकी बात करें, अगर दो अलग अलग अवस्था ले लें, है ना, क्या, दो अलग अलग अवस्थाएं, दो अलग अलग अवस्था करते हैं तो क्या होगा भैया, V1 T1, यानी क्या होगा, V1 T1 बराबर V2 T2। ये तो आप समझी गए हैं, क्योंकि नियत है तो दोनों बराबर आएगा। अब यहां से V एक तरफ करो और तापमान एक तरफ कर दो, यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से इस चीज के बारे में बता रहे हैं, यानी V1/V2 इक्वल टू T1/T2। परम ताप है इसलिए कैपिटल में रखा जाएगा। ध्यान से सुनना, ये आपका आ गया एक संबंध। क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये समझ में आया, ओ बी के इंटू टी होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी बताओ क्या आपको समझ में आ गया, चलिए जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। हाँ अच्छा सर क्लियर नहीं दिख रहा, क्या बात है, क्वालिटी बढ़ाओ जल्दी से, अभी टाइम है। आ गया समझ में, अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़े, अगर समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़े हम। बिल्कुल बिल्कुल सर आ गया समझ में। चलिए कोई जवाब नहीं देना तुम्हारा, आ जाओ, समझ में आ गया। हाँ सर आ गया समझ में, यस सर। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, उसके बाद आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आ गया सर समझ में, आया सर समझ में, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। स्क्रीनशॉट अगर ले लिए तो फिर आगे चलते हैं हम। आगे हो गया, आगे देखते हैं। आगे अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे आप क्या है, ताप और आयतन के मध्य अगर संबंध करना चाहते हैं, ग्राफ खींचना चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। लेकिन पहले एक चीज और देख लो, ये था संबंध। इस संबंध से अगर घनत्व के बीच में संबंध दिखाना चाहते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/d प्रोपोर्शनल टी, यानी इसका अगर गुणा करेंगे तो dt क्या आएगा, dt बराबर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अगर दो अलग अलग अवस्था करेंगे, दो अलग अलग अवस्था, तो क्या हो जाएगा, दो अलग अलग अवस्था d1 t1 इक्वल टू d2 t2, यानी d1/d2 इक्वल टू t2/t1। ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, यानी घनत्व के केस में भी आ गया। अब बात की जाए अगर ग्राफ की, अगर ग्राफ की बात की जाए, अगर ग्राफ की बात की जाए, सबसे पहले इसके मध्य में क्या, सबसे पहला ग्राफ V एंड परम ताप T के मध्य ग्राफ, है ना, के मध्य।
अगर इसकी बात की जाए तो इसके मध्य ग्राफ कैसा होगा आपको पता है। ए भाई ऐसे कर लो और एक ऐसे कर लो। ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, ये वाली लाइन हमारी परमताप टी की हो गई और ये वाली लाइन हमारी क्या होगी, द आयतन वी की होगी। अगर आपको सीधा सीधा दिख रहा है प्रोपोर्शनल में, इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। यानी कि जब दोनों समानुपाती है एक दूसरे के तो आयतन बढ़ा, ताप बढ़ा, ताप बढ़ा तो आयतन बढ़ा। इसका मतलब है इसकी जो लाइन होगी, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो एक सीधी रेखा होगा। क्या, एक सीधी रेखा। आ गया समझ में? एक सीधी रेखा आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। क्योंकि अगर बात की जाए किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट की बात करें या इस पॉइंट की बात करें, तो जितनी वैल्यू इस पे बढ़ी है उतनी वैल्यू इधर भी बढ़ी होगी और बढ़ी है। देखो क्या, इधर बात करें, देखो इधर, और उतनी वैल्यू ही इधर भी बढ़ी है, बढ़ी है ना, बढ़ी है बिल्कुल। इसकी बात करें अगर, जितनी वैल्यू इस पे बढ़ी है उतनी वैल्यू क्या है आपकी इधर भी बढ़ी है यहां से। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास द्रव्यमान और किसमें, आयतन और ताप में अगर देखा गया संबंध, तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती आया और समानुपाती के कारण इनके बीच में जब ग्राफ खींचा गया तो सीधी रेखा आई। क्योंकि सीधी रेखा वो ऐसी बताती है कि जितनी वैल्यू इसकी बढ़ी है उतनी वैल्यू इधर बढ़ती है, उतनी वैल्यू इसकी बढ़ी तो उतनी वैल्यू, यानी हर एक बिंदु पे चेक किया गया तो दोनों का मान क्या बराबर आया, या दोनों का अनुपात जो होगा वो बराबर आएगा, ऐसा भी कह सकते हो। दोनों का जो स्लोप होगा, दोनों का जो ढाल होगा वो 45 डिग्री आ रहा है तो 45 डिग्री वाला ही आएगा। बस हर जगह क्या है, दोनों का अनुपात क्या एक, यानी बराबर आएगा। हो गया, समझ में आ गया? हाँ चलिए, समझ में आ गया? जल्दी बताओ क्या आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आया? आगे चलें? ठीक है, समझ में आ गया सर। अब हम आगे चलते हैं जल्दी से, क्योंकि टाइम आपका हो रहा है खत्म होने वाला। जल्दी से जल्दी से जल्दी से। समझ में आ गया तो अच्छी बात है ना? चलो, हो गया। अच्छा, अगर हम 1/t के बीच ग्राफ कर दें, अगर बात करें दूसरा पॉइंट, अगर b और 1/t मतलब के मध्य, अगर इसके मध्य ग्राफ की बात करें तो क्या होगा, ध्यान से देखना। इसके मध्य की ग्राफ की बात करें तो कुछ घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। देखिए ये 1/t है, मतलब कहने का कि अभी तक दोनों क्या था, ये क्या है, b है। अभी तक दोनों समानुपाती थे, अगर इसको मैंने बटे कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये घटेगा तब ये बढ़ेगा, है ना। यानी 1/t पूरी वैल्यू, जैसे ध्यान से सुनना, 1/t अगर t बढ़ रहा है तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, घटेगी। और अगर मैंने इसको सीधा सीधा b के बराबर बोल रहा है तो ये पूरी वैल्यू घट रही है, इसका मतलब b घट रहा है। यानी अब की बार ये t अगर बढ़ा है, अगर t बढ़ा है, ये पूरी वैल्यू 1/t क्या होगी, घटेगी। यानी 1/t अगर बढ़ रहा है तो ये घटेगा, और अगर 1/t बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा। यहां से सुनना, 1/t के मध्य ग्राफ की बात कर रहा है, 1/t के मध्य ग्राफ की बात कर रहा है भाई, तो इस बात को समझ के ना, अगर ये वैल्यू क्या और ये बढ़ रही है, ये वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब ताप घट रहा है, और जब ताप घट रहा है तो आयतन क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना। इस बात को वहां से सोचना कि जो b प्रोपोर्शनल क्या था, t था। अगर t बढ़ा है तो b क्या है, बढ़ा है, ठीक। अगर t बढ़ा है तो b बढ़ा है। अगर मैं t बढ़ा दूं यहां पे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिक घट जाएगी, घट जाएगी ना। इसका मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती संबंध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती संबंध होगा। और व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब ऐसे समझ जाओ, ऐसे समझ जाओ। देखो अगर आपको ऐसे समझ में आ गया तो अच्छी बात है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध का मतलब, जैसे आपने पढ़ा b प्रोपोर्शनल t, और मैं इसका रूप बदल दूं a 1/1/t, ये उल्टा को मैंने उल्टा कर दिया, अगर इसको एक बार उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाएगा। मतलब ये क्या लिखा है, ये t ही तो लिखा है, ये जो वैल्यू है ये t लिखा है ना, हाँ लिखा है। तो इसका मतलब इसको अगर देखा जाए, किसको देखा जाए, अगर इसको देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ इसको देखा जाए और इसको, तो दोनों व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यानी ये पूरी वैल्यू बढ़ी तो ये घटी, इसका मतलब है इसका ग्राफ जो आएगा वो कैसा आएगा भाई, जान लो और समझ लो ध्यान से। इसका ग्राफ आएगा एक ऐसी लाइन, ऐसी लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये b ज्यादा है तो ये 1/t पूरी तरह से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ? हाँ, अगर 1/t 1/b ले लेते हैं तब तो यही ग्राफ आएगा। इसका उल्टा किया, इसका भी उल्टा कर दो तो दोनों तो सीधा ही है। इसका मतलब अगर 1/b और 1/t लेते हो तो ग्राफ ये आएगा, और अगर एक को उल्टा करते हो, एक को सीधा करते हो तो ग्राफ ये आएगा। क्लियर? चलिए, सही है, सही है। चलते हैं आगे, चलें। अगला किसने कहा? अगला गैलुसेक आ गए। गैलुसेक ने क्या कहा उनका देखते हैं। चलो, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो फटाक से, जल्दी से। क्लियर है सर? यस सर, क्लियर है, क्लियर है सर। ध्यान पूर्वक सुनना। आगे चलो, आगे चलो। गैलुसेक है, उसके बाद क्या है आपका? सिर्फ और सिर्फ एक क्या है आपके? अवोगाद्रो जी हैं और आदर्श गैस समीकरण है। चलिए आ जाओ, आ जाओ। स्क्रीनशॉट ले लिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। गैलुसेक का नियम, गैलुसेक का नियम, ध्यान पूर्वक सुन लो। गैलुसेक का नियम, गैलुसेक का नियम, गैलुसेक का नियम। गैलुसेक ने क्या किया? गैसों के ऊपर संबंधित नियम दिया इन्होंने कुछ कहा नहीं, बस इतना कहा कि भैया जो आयतन अब की बार है और जो मात्रा वो समान कर दो, निश्चित कर दो, और इनका दाब और ताप के मध्य संबंध दिखाओ। गैलुसेक ने उल्टा कहा अब की बार। ठीक, गैलुसेक ने क्या कहा देखते हैं। इसका जो दाब होता है उसके ताप के समानुपाती है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कोई दिमाग खराब नहीं कर रहा। क्या हुआ नूरगुल बाबू? चलो चलो चलो, समझ जाओ ध्यान से। 1802 ईस्वी में इन्होंने ये नियम दिया था, और क्या कहा था? ये तो डायलॉग लिख रहे हो एक लोग डायलॉग लिख रहे हैं। अच्छा, वंश जी तो डायलॉग लिखेंगे ही, है ना? इनका जवाब तो नहीं मिलेगा अब कभी। ठीक, चलिए, हो गया? ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, है ना? ध्यान से देखो क्या हुआ। यह नियम, सबसे पहले तो ये लिख लो कि यह नियम गैलुसेक ने, है ना, गैसों पर आयतन संबंधी, दाब संबंधी नियम दिए। दाब संबंधी, है ना, नियम सन 1802 ईस्वी में दिए, है ना, दिए। इन्होंने क्या कहा? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि भैया स्थिर आयतन और निश्चित मात्रा पर, है ना, गैस का दाब परम ताप T के समानुपाती इन्होंने बता दिया, है ना। इन्होंने बहुत उल्टा कहा, समझ जाओ एक प्रकार से, समानुपाती होता है। यानी इन्होंने कहा P प्रोपोर्शनल T कहा, यानी दाब जो कहा कि ताप के समानुपाती है। अब यहां से सोचना, आपको ये मत सोचना कि सर ताप बढ़ाएंगे तो दाब नहीं बढ़ता, आयतन बढ़ता है, ये दाब क्यों बढ़ रहा है। तो गैलुसेक ने दूसरे दिमाग से कहा कि ताप अगर बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने से गैस के कण क्या होंगे, दूर दूर जाएंगे। अब जब दूर दूर जाएंगे तो उन्हें पास लाने के लिए हमें ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा दाब लगाना पड़ेगा। इस आधार पर इन्होंने बोला, ध्यान से सुनना, समझ के बोलना, कि गैस का जो दाब होगा क्या भैया, ताप के समानुपाती है। यानी ताप बढ़ाने से गैस काफी दूर दूर जाएंगे, उनका आयतन ज्यादा होगा, और उनका आयतन जब ज्यादा होगा तो उनको करीब लाने के लिए हमें दाब ज्यादा देना पड़ेगा। इस आधार पर इन्होंने कहा कि दाब जो है वो ताप के समानुपाती है। क्लियर। यहां से आपका ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, जिसे गैलुसेक नियतांक बोलते हैं, और P/T बोल दो तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। और जब नियतांक हो जाएगा तो चिंता किस बात की। अब यहां से दो अलग अलग अगर गैस लेंगे, अगर दो अलग अलग गैस लेंगे, दो अलग अलग अवस्था की बात करें, दो अलग अलग अवस्था की बात करेंगे
तो क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, P1 T1 इक्वल टू P2 T2, दोनों को एक तरफ कर लो, प्रेशर P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, और कुछ नहीं, जितना बदलना हो बदल दो। क्या ये टॉपिक समझ में आया? क्या ये टॉपिक समझ में आया आपको? जल्दी से कमेंट करो, उसके बाद मैं आगे बताऊं अवोगाद्रो, उसके बाद आदर्श गैस समीकरण। बस 2 टॉपिक केवल आपके बचे हैं, परेशान मत होना। क्लियर है? क्लियर है? ओके सर, हाँ क्लियर है। चलिए जल्दी से, बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ हाँ फिजिक्स पढ़ाएंगे वो बहुत जल्दी ही पढ़ाएंगे। हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अवोगाद्रो संख्या की, है ना। अवोगाद्रो ने क्या कहा, गैस के कणों के ऊपर कहा इन्होंने कि 1 मोल में इनके कणों की संख्या इतनी होती है, आयनों की संख्या इतनी होती है, अणुओं की संख्या इतनी होती है। बार और कुछ नहीं कहा भाई, चिंता नहीं करना है। क्लियर? चलो जल्दी से क्लियर है। स्क्रीन शॉट लो, जल्दी से स्क्रीन शॉट लो, थोड़ा सा दूर हो गए, स्क्रीन शॉट लो, हाँ स्क्रीन शॉट ले लो, जल्दी से आगे चलते हैं। हो गया? अगर स्क्रीन शॉट ले लिए हैं तो फिर आगे आते हैं। हाँ चलो, अवोगाद्रो नियम के अनुसार अगला क्या है, अवोगाद्रो नियम। अवोगाद्रो नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार स्थिर दाब और ताप, अब की बार 2 चीज, और स्थिर दाब और ताप पर गैस का आयतन कणों की संख्या के समानुपाती होता है। गैस का आयतन कणों की संख्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ये हो गया आपका। इसका मतलब इन्होंने बताया बी प्रोपोर्शनल n, कणों की संख्या क्या n है, यहां से लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, स्थिर दाब और ताप, यानी कि कैपिटल T और P के मध्य बता दिया, उसको स्थिर कर दिया। ये हो गया। यानी यहां से क्या पता चला कि अगर हमारे पास दाब स्थिर है, ताप स्थिर है, तो कणों की संख्या और आयतन को अगर देखा जाए तो जितना ही ज्यादा कण होगा उतना ही ज्यादा दूरी आएगा। यही तो आएगा, जितना ही ज्यादा कण होगा उतने ही ज्यादा दूरी लेंगे, और जितना ही कम कण होगा उतना कम दूरी लेंगे। अगर ताप और दाब क्या है, समान कर दिया जाए, तो यहां से क्या समझ में आया कि आयतन क्या है, कणों की संख्या के समानुपाती है। ये टॉपिक समझ में आया? हाँ ठीक। कण दूर दूर हो जाएंगे सर, उतना पास पास लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा गूगल बॉय जी, बिल्कुल सही है। हाँ चलिए बहुत अच्छे, ये टॉपिक आपका इतना हुआ। अब इसको अगर निकालेंगे, इसका प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है, एक अवोगाद्रो नियतांक आता है। ये अवोगाद्रो नियतांक आ गया। यहां से जहां Na क्या है, यानी अवोगाद्रो नियतांक है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, अवोगाद्रो नियतांक है ना, अवोगाद्रो नियतांक या अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है, या इसको क्या कहा जाता है, अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। इसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। अब यहाँ कण होगा, परमाणु होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। एक बात और ध्यान देना, कि 1 मोल जो आपका होगा गैस, यानी 1 लीटर में कणों की संख्या इसके बराबर या 1/, के बराबर हो जाती है। या मोलों की संख्या बात करी जाए अगर, तो अगर आयतन हमारा 1 लीटर है तो यहाँ इसकी यानी कणों की संख्या इतनी है, तो उसका आयतन क्या होगा, इस अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान में रखना। ये सारी चीजें होती हैं अवोगाद्रो संख्या के अनुसार। क्लियर? हाँ इतना होता है। अब हम बात करते हैं आदर्श गैस समीकरण की। एक लास्ट टॉपिक आपका, ये बताओ ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये टॉपिक आपको समझ में आया? बिल्कुल सर, जल्दी बताओ, ये टॉपिक आपको समझ में आया? और कुछ नहीं करता, अवोगाद्रो ने यही बताया
कि कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा आयतन होगा। इसका मतलब दोनों को समानुपाती कर दिया इन्होंने। हाँ हाँ सही बात है, सब लोगों को हमारी शादी की टेंशन है। हाँ? इतने लोगों को कराना शुरू करोगे एक एक करके तो कम से कम 8-10 टू करना पड़ेगा हमको, हमारी बस की बात नहीं है ना। ठीक, समझ में आ गया। ठीक, आ जाओ गधे, जिनकी चिंता होती है, जिन्हें ना समझ जाओ वो अपनी करना चाहते हैं जल्दी से, इसलिए वो चिंता करते हैं ज्यादातर। आगे है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण, ध्यान से सुनना, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ा था और डायरेक्ट बताते हैं, यानी कि ऐसा गैस जो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करता हो, बॉयल चार्ल्स एवोगाद्रो सारे नियमों का पालन करता है, उसे क्या क्या बोलते हैं, आदर्श गैस समीकरण बोलते हैं। क्या है ना, क्या वो है, ऐसे गैस जो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करते हैं, आदर्श गैस कहलाते हैं। आदर्श, पहली बात तो आदर्श गैस समझ लो, आदर्श गैस कहलाते हैं तथा इनसे प्राप्त समीकरण आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। हो गया, तो ध्यान से देखो, अब ध्यान से सुनना। बॉयल के अनुसार क्या था, भैया, क्या था, अरे प्रोपोर्शनल 1/p था, यही था ना। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ये किसके अनुसार था, बॉयल के अनुसार, है ना, बॉयल के अनुसार ये आपका था। और चार्ल्स के अनुसार क्या था आपका, क्या था, अरे भाई बताओ तो, यही तो था, बी प्रोपोर्शनल टी, यही था ना। समीकरण नंबर 2 हो गया, है ना, समीकरण नंबर 2 हो गया। ये क्या हो गया, चार्ल्स के अनुसार, क्या, चार्ल्स के अनुसार, ये आपने पढ़ा, चार्ल्स के अनुसार। अब आपको दोनों दिख रहा है, समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, दोनों अगर आयतन इधर है तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि V प्रोपोर्शनल, क्या लिख सकते हो, T/P लिख सकते हो ना, T/P लिख सकते हो। अब T/P जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, ओवरऑल कांस्टेंट आता है, तो यहां से क्या आ जाएगा, P प्रोपोर्शनल RT अपॉन P, है ना। यहां आपका जो आया R, जो आया, जहां R, या तो फिर ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, इसको छोड़ दो, यहां से आप P का गुणा कर दो, PV = RT। आपने ये देखा, इसमें जो R आया है, जो R है वो क्या है, गैस नियतांक है। हो गया, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। यहां क्या है, 1 मोल की बात है, जब 1 मोल था तब यहां से एक फार्मूला और आएगा, यदि गैस के कणों की संख्या, n हो, गैस की कणों की संख्या n हो, तब PV बराबर nRT आपने पढ़ा है। ये आया, बताओ आया समझ में। हाँ चलिए, सही बताओ, ये आपको समझ में आया, PV बराबर nRT आएगा, बस और कुछ नहीं। यानी कि हाँ 22.4 लीटर होता है आपका 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। बिल्कुल समझ में आ गया। यानी कि जब यहाँ 1 मोल था तो PV = RT आया। जब हम गैस के कणों की संख्या n कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PV = nRT हो जाएगा, जहां R की वैल्यू अलग अलग प्रकार से होती है। अगर आप क्या है जूल सेकंड में रखते हैं तो 0 पॉइंट क्या होगा 0.0821 हो जाएगा।
ऐसे करके। और अगर आप क्या है उसको किलो में रखते हैं तो 8.312 हो जाता है। ये सारी चीजें तो आपकी वैल्यू जो आपकी इस्तेमाल ज्यादा होती है वो आर की वैल्यू आपकी इस्तेमाल यही होती है। ये सिर्फ और सिर्फ आर की वैल्यू 0.0821 ये ज्यादा इस्तेमाल होता है आर की वैल्यू। इसको आप 1/12 लिख सकते हो, है ना, या सवाल लगाने के लिए, सवाल सॉल्व करने के लिए आप इसको 1/12 लिख सकते हो। ये होता है। बताओ समझ में आया? हो गया सर? एक बार और, हाँ एक बार और हम बता देंगे। देखो ध्यान से सुनना। आदर्श गैस समीकरण, सबसे पहले आदर्श गैस को हमने समझा कि जो बॉयल और चार्ल्स के नियमों का पालन करता है उसी को आदर्श गैस कहते हैं। अब उसके अनुसार जो उस गैस का समीकरण आता है उसी गैस को आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। यानी दोनों नियमों को एक साथ जोड़ करके। बॉयल के अनुसार क्या होता है? V प्रोपोर्शनल 1/P। फिर चार्ल्स के अनुसार क्या होता है? V प्रोपोर्शनल T होता है। यानी B दोनों समान है यहाँ, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दोनों समीकरण V प्रोपोर्शनल T/P। अब ये क्या है? अगर ये प्रोपोर्शनल हटता तो एक कांस्टेंट आया जिसे R कहते हैं, जिसे गैस नियतांक कहते हैं। ठीक, अब गैस नियतांक हो गया। अब यहां से P नीचे है, इसका गुणा हम कर सकते हैं, PV = RT आ गया। यानी RT अगर आया तो 1 मोल का आया है। अगर हमारे पास n मोल आ जाए तो n मोल हो जाएंगे जब, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? PV = nRT। और n अगर करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। अगर आप क्या कर सकते हो, कौन सा ले लो? अरे भाई अवोगाद्रो आए थे ना, अवोगाद्रो V प्रोपोर्शनल n आया था। V प्रोपोर्शनल n अगर करते हो तीसरा समीकरण तो आपका n साथ साथ आता जाएगा, n साथ साथ आएगा यानी nRT आ जाएगा। ठीक, सारी चीजें। हाँ सर ये न्यू चैप्टर का पार्ट 1 नहीं है, ये आपका, हाँ नहीं, न्यू चैप्टर का ये आप समझ जाओ कि दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट समझ जाओ कि दूसरे पार्ट में हमने 2 से 3 दिन का लेक्चर आपका एक साथ हो गया है, यूं समझ जाओ, इसलिए आज की टाइमिंग ज्यादा है ना। चलिए बहुत सही, बहुत सही, समझ में आ गया। क्या आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया? जल्दी बताओ, क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया? अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका लास्ट टॉपिक था आज का, इसके आगे और नहीं, इसके आगे अब सवाल आपको लगाना है सिर्फ और सिर्फ। अच्छा n की वैल्यू अगर देखी जाए, n की वैल्यू मैं यहां लिख दूं। आपको मोल में पढ़ाया था, मोल कॉन्सेप्ट आप पढ़े हो ना, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट आप पढ़े हो ना, तो इस बात को ध्यान देना। सवाल आपका आता है तो कभी वेट पूछ लेता, कभी मॉलिक्यूलर वेट इसमें, और कभी मोलों की संख्या, तो PV = nRT से लगा दो। हो गया? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से सर न्यू चैप्टर का 5 विकास बाबू, ये न्यू चैप्टर का नया टॉपिक नहीं, न्यू चैप्टर का समझिए दूसरा लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में दूसरा तीसरा लेक्चर एक साथ हुआ है। आज का लेक्चर बताइए आपको पूरी तरह से समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल कमेंट करो एक बार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर, आ गया, बिल्कुल आ गया सर। ओके 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 ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलते हैं। गैलुसेग नियम नहीं है? अच्छा सर इसमें गैलुसेग नियम नहीं है ना, गैलुसेग नियम इसमें नहीं आएगा। अगर करना चाहते तो आ जाएगा। ये P इधर आ रहा है ना, P इधर आ रहा है, T ना, इन सब को कांस्टेंट को तो P प्रोपोर्शनल T हो जाएगा, गैलुसेग भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। चलिए अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। ओके 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 ओके, नो नो नो, सर करें एक शायरी सुना दो। चलो ठीक है, एक शायरी सुना देते हैं भाई। आपका कहाँ गया? शायरी सुना दें, हमको याद तो नहीं है, सुना देते हैं, देखते हैं कहीं है कि नहीं है, कहीं है कि नहीं है, कहीं है कि नहीं है, क्या है भाई? शायरियाँ हमको आती नहीं लेकिन कोशिश करते हैं, सुना देते हैं आपको, है ना। चलिए, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? क्या? लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? सही बात है भाई, क्यों निकलते हो गया। आगे 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 मैं आपसे कहना चाहता हूं एक बात और। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। क्या है आगे? क्या भैया?
बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है बच्चा इधर आने का नहीं, ये दुनिया है इधर आने का नहीं। क्लियर? आगे बस बस आगे और कुछ नहीं। आगे अगर करना चाहते हो तो एक दोस्ती की है, बस दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राह ली जाए। ध्यान से सुना, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों से भी राय ली जाए। मतलब दोस्ती करना है तो दुश्मनी से भी एक बार राय ले लो कि जा रहे हैं दोस्ती करने। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे, चलते हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं ऐसे ही आपको पूरा सेशन, पूरा टॉपिक समझ में आएगा और बहुत जल्द ही हर सब्जेक्ट के आपको मैराथन क्लास मिलेंगे और एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर आएगा, वन शॉर्ट वीडियो मिलेगा। एक चैप्टर में एक मतलब एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर आ जाएगा आपका न्यूमेरिकल सहित, वो बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो ऐसे लगे रहिए आप लोग, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखना, मन लगा के पढ़ाई करना, इधर उधर की बातों पे मत ध्यान देना, डाइवर्ट मत होना, जिद से अड़े रहना केवल पढ़ाई पे और कुछ नहीं। जब तक कामयाबी नहीं मिल जाती तब तक रुकना नहीं है, यूं समझ लो। चलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।